So today I am going to explain the kind of treatment does exist in Ayurveda and which is far more famous in Maharashtra and all over India. But uh, some regions of Ayurveda, just like South regions, this Viddha Karma and Agni Karma treatment, everybody is not aware of it. जस्ट हम हमारे गुरु के बारे में हमेशा बोलते हैं क्योंकि आयुर्वेद को किसी ने जन्म नहीं दिया है, आयुर्वेद पहले से है। क्योंकि हमारे संहिता में ऐसा ही आता है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषः वेदम प्रजापति मजेग्रह। ब्रह्मा ने स्मरण किया है आयुर्वेद का, आयुर्वेद को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, ब्रह्मा ने स्मरण करके सबको बताया है। तो ना मेरा ना आपका किसी का आयुर्वेद नहीं होता है, आयुर्वेद शाश्वत है। हमारे ग्रंथ में आयुर्वेद के बारे में लिखा है, लेकिन हमारा आयुर्वेद उससे भी बहुत बड़ा होता है और हम आजकल देखते हैं। जो ट्रीटमेंट है वैद्य राघव गोप्टे सर से मैंने सीखी है। ही वॉज 98 ईयर्स ओल्ड। मैंने जब सर के यहाँ गया था सीखने के लिए, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग मोर देन 90 पेशेंट्स पर डे by using Viddha Karma and Agni Karma. And जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं पुणे में, मिनिमम 20,000 पेशेंट के ऊपर वो इस्तेमाल करके अभी इस्टेब्लिश हुई है। जो ग्रंथ में आया है एज इट इज़ हमने इस्तेमाल की है। आपने कभी पढ़ा होगा आयुर्वेद ग्रंथ में, सुश्रुत संहिता में एक देर इज रेफरेंस फॉर स्विचरिंग। अभी तो कैटगट जैसे स्विचरिंग थ्रेड्स मिलते हैं स्विचरिंग करने के लिए, लेकिन प्रीवियसली दैट मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल। सो वहाँ पे आयुर्वेद ग्रंथ में एक वर्णन आया है कि फॉर स्विचरिंग हम क्या करते थे कि बड़े बड़े एंड्स को इस्तेमाल करते थे। तो वैद्य राघव गोप्टे सर फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने बड़े बड़े फ्रॉक्स पकड़ लिए। फ्रॉक्स, डू यू नो फ्रॉक्स? फ्रॉक्स पकड़ने के बाद उसको एब्डोमेन पे कट किया। आफ्टर टेकिंग इंसिजन ऑन द एब्डोमेन, ही टुक इंसिजन ऑन द इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट ही कलेक्टेड सम बिग एंड्स दैट उसको एंड्स बड़े बड़े ब्लैक एंड्स होते हैं। तो ही पिकअप वन एंड एंड लेट हिम बाइट, और बाइट करके उसका जो सर है धड़ से अलग कर दिया। और वो स्विचरिंग, नेचुरल स्विचरिंग जो सुश्रुत संहिता में दी थी, वो वहाँ पे नेचुरल स्विचरिंग कैसे पॉसिबल है वो सर ने थर्ड ईयर में रेफरेंस लिया था। और दिस वाज इन 1989। तब सर ने ये किया था, और तब से सर्जरी में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ रही है। अभी आपको पुंसवन विधि आपको पता है, हमने पढ़ा है। ये वर्क कैसी करती है, इसके ऊपर जेनेटिक स्टडी विद द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी सर ने की है कि XX का XY कैसे बनता है, XY का XX कैसे बनता है। और हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दक्षिण नासापुट में नस्य करना, वाम नासापुट में नस्य करना, इसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी है वो सर ने किया था और भारतीय गवर्नमेंट को दिया था। तब से PCPNDT एक्ट में उसका इंक्लूजन हुआ है। तो ये आयुर्वेद के जो भी सिद्धांत हैं वो प्रैक्टिकली चेक करना और वो बताना, ये गोप्टे सर करते थे। वैद्य RB गोप्टे सर 2015 में चले गए, और तब से हमने गोप्टे मेमोरियल फाउंडेशन शुरू किया है ऑन द मेमोरी ऑफ वैद्य राघव गोप्टे सर, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमारा वर्क ऐसा होता है, दोपहर 12 बजे जो ओपीडी शुरू होती है, रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली 12 आवर्स हमारी ओपीडी रहती है। डेली मोर देन 300-350 पेशेंट हम चेक करते हैं सिंगल ओपीडी में, और शाम को भी अलग अलग ओपीडी में काम करते हैं। अलग अलग पुरस्कार हम देते हैं यहाँ पे, अप टू 1 and 2 लाख तक पुरस्कार देते हैं। और एवरी ईयर अलग अलग टॉपिक हम देखते हैं कि लोगों के सामने लाते हैं कि विद्या कर्म अग्नि कर्म से हम क्या क्या रिजल्ट लाते हैं। गोप्टे सर के ट्रीटमेंट का हमने विद्या कर्म एज इट इज ऐसी यूट्यूब पे सीरीज शुरू की है कि जो बहुत दूर रहते हैं, ऑल द पीपल हु आर फार अवे,
can learn this procedure because it is a exact accurate procedure, and though we cannot learn every surgical process on online, हम सर्जरी ऑनलाइन सारी सीख नहीं सकते, लेकिन ये पहुंचना चाहिए, लास्ट इंडिया के लास्ट कोने तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने यूट्यूब की सीरीज शुरू की है और अभी तक 17 कंट्री से हमें रिस्पांस अच्छे मिले हैं और वहाँ पे हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। जो सुवर्णशाला का रहता है उसका पेटेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन का पेटेंट हमने शुरू किया है, और विथ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस एंड टेक्नोलॉजी आयुर्वेद की मेडिसिन कैसे वर्क करते हैं वो प्रेजेंटेशन जब इंडिया के बाहर करना होता है तो हमने शुरू किया है और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। माई सेल्फ वैद्य चंद्र कुमार देशमुख, आई एम फ्रॉम पुणे, एंड आयुर्वेद हमारे स्कूल में कभी, हमारे कॉलेज में कभी सीखा नहीं जाता है। कॉलेज में हमें डिग्री मिलती है, लेकिन आयुर्वेद गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे आए हो, रेसिडेंट पे रुके हो और यहाँ पे सीख रहे हो, दैट इज़ द परफेक्ट वे टू लर्न द आयुर्वेदा, एंड उसके बाद ही हम स्किलफुल हो सकते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर से अलग अलग गुरु के साथ जाके सीखा है। अभी तक 22 गुरु के साथ जाके लास्टली वैद्य राघव गुप्ते सर के यहाँ पे जाके हमने चिकित्सा की है। और अभी तक पूरे इंडिया में विद्याकर्मा और अग्निकर्मा एंड आउट ऑफ द इंडिया अभी तक हमारे 241 व्याख्यान हो चुके हैं मई में, और हम पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर जाते हैं कि दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स ऑफ आयुर्वेदा में ऐसी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो हमारी ओपीडी जो है लॉकडाउन की है, सिंपल लोग बैठे हुए रहते हैं, फ्रॉम 12 से दोपहर 12 से रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली पेशेंट चालू रहते, और स्टूडेंट कम से कम पर मंथ 80 स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, उनका रेसिडेंस होता है, एंड ऑल दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं और कंटिन्यूसली हमारी ट्रीटमेंट चालू रहती है। जब भी हम विजिट को जाते हैं, दिस इज़ द वीडियो ऑफ माई विजिट, जब मैं सुबह 7 बजे बस से उतरता हूँ और विजिट के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे 70 से 80 लोग बैठे हुए रहते हैं। हम नांदेड़ में जब विजिट को जाते हैं 7 AM से 12 AM तक कंटिन्यूसली 18 आवर्स ओपीडी चलती है विजिट की, एंड इन सिंगल डे मोर देन 350 पेशेंट चेक करते हैं हम। और वहाँ पे 70-80 विद्यार्थी आते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं। हम जब जाते हैं इनिशियली 7 AM का ये वीडियो है, एक स्टूडेंट ने निकाला था, तो वहाँ पे लोग आके बैठे हुए रहते हैं पूरी क्लिनिक में, और ऑल दिस स्टार्ट्स विद द ओनली विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा, बिकॉज विजिट में हम पंचकर्मा नहीं कर सकते, विजिट होने के बाद हम पंचकर्मा के लिए रेफ़र करते हैं। और ये हमारी कंटिन्यूसली 12 ईयर्स हो चुके हैं, प्रैक्टिस चालू है। आयुर्वेद में बैड फाउंडेशन से गुड फाउंडेशन तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें सटीक वो कंटिन्यूसली हमें करना पड़ता है, उसके बगैर होता नहीं। वैद्य राघव गुप्ते सर के यहाँ पे 2012 में मैंने शुरू किया था विद्याकर्मा, तब लोगों को पता ही नहीं था। इन द महाराष्ट्र आल्सो नोबडी न्यू दैट विद्याकर्मा ऐसी कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में वर्णन है। उसके बाद में सर ने एक पहली बार विद्याकर्मा की नीडल हाथ में दी थी और हमने विद्याकर्मा करना शुरू किया, और 2015 को वैद्य राघव गुप्ते सर निर्वाण हो गए, वो चले गए, और उनकी जगह पे हमने समर्पण शुरू किया कि ये दिस ट्रीटमेंट जो है हमें वर्ल्ड वाइड लेके जाना है। और मुझे आज ये खुशी है कि दुबई से लेके, नेपाल से लेके, जहाँ जहाँ पे आयुर्वेद की मान्यता है वहाँ पे हमारे अभी स्टूडेंट है, वहाँ जा चुके हैं और वहाँ विद्याकर्मा और अग्निकर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे जगत में। और सर के बुक्स वगैरह लाना, ये सारा काम चल रहा है। हमें आयुर्वेद के बारे में पता है, आयुर्वेद फास्ट है, आयुर्वेद बहुत पुराने व्याधियों को भी काम करता है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है या कुछ ऑटिज्म के डिसऑर्डर है, इनमें हम लिमिटेड ही रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक है, उनमें हम हार्ट अटैक आने के बाद कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई आयुर्वेदिक क्लिनिक में पेशेंट जाके वो तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रहा है, ऐसा नहीं देखा होगा। तो ये हमारे आयुर्वेद में आजकल हो रहा है। आईसीयू में आयुर्वेद हम काम करते हैं, बताया जाता है कि सीपी मेंटल डिसऑर्डर के लिए इमरजेंसीज में आयुर्वेद काम नहीं करता है, तो आईसीयू में हम विद्याकर्मा अग्निकर्मा आजकल करते हैं। पुणे के 7 बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है
जैसे दीनानाथ से लेके मौर्य हॉस्पिटल, वहाँ पे पैनल कंसल्टेंट बोल के हमें इनवाइट किया गया है। और वहाँ पे आईसीयू में जहाँ पे सारी ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, ऐसे केसेस हमें हैंड ओवर किए जाते हैं एंड वी गिव रिजल्ट इन दिस केसेस। और पूरे ये कोरोना के बाद में, कोरोना में वर्क करने के बाद में ऐसे 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जो खुद फ़ोन करके वहाँ से सैलरी दे के हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं और वहाँ पे अलाउ भी करते हैं। जैसे कि ये पेशेंट है जिसको कहा गया था कि वो डिस्चार्ज करो, ऑर्गन डोनेट करो, एमआई हो चुका था और उसको रिवाइव करने में देर हो चुका था। ऐसे समय में पूरा ब्रेन वॉज कम्प्लीटली इनर्ट और हमने ट्रीटमेंट शुरू की थी। और वहाँ पे सारे लोगों ने कहा था कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऐसा नहीं होगा, हमें इसको ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा एंड आप लाइफ सपोर्ट निकाल दो। और ऐसे पेशेंट को नॉर्मल से वेंटिलेटर से नॉर्मल तक निकालना और नॉर्मल से उनका जो है सारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे माइलस्टोन्स रहते हैं कुछ बेबी के, कि नेक होल्डिंग है, स्पीच है, वॉकिंग है, ये सारे माइलस्टोन्स वापस लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 1 साल में एटलीस्ट वो समझ रहे हैं और उनमें सारे मेंटल माइलस्टोन्स है वो वापस आ रहे हैं। ऐसे हम चिकित्सा वहाँ पे कर रहे हैं और हॉस्पिटल में हम करते ही है। जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में एक कुछ दिन पहले पेशेंट का फ़ोन आया था, डॉक्टर का फ़ोन आया था कि सर दिस पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, आखिरी 2 दिन लग रहे हैं हमें, 1 डे, आप आके चेक करिएगा। वेन एंटर्ड आईसीयू, आईसीयू में जाने के बाद हमने चेक किया तो सिर्फ इतना ही बचा था, बाकी सारा जो कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, नॉन न्यूमोनिक केस थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट 6 to 12 आवर्स बचे हैं। हमारे पास आए, हमने कंसल्ट लेके पूरा वहाँ पे आईसीयू की प्रोसीजर्स में विद्याकर्म, अग्निकर्म, बस्ती प्रोसीजर ऐसे शुरू की एंड ऐसे रिजल्ट की जो पेशेंट पूरी तरह से वापस आने के ऐसे रिजल्ट हमने वहाँ पे दिए। ये रिजल्ट रेगुलर चालू रहे थे, रेगुलर। जस्ट मैं अभी बताता हूँ, जस्ट 2 days बिफोर हमारे स्टूडेंट के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में एंड उनका फ़ोन आया, सर हेड इंजरी बहुत है एंड उन्होंने कहा है कि ब्रेन डेड पेशेंट है, आप यू कैन टेक एट होम। पूरी तरह से हिमोरेजिक हो चुका है, सबड्यूरल हेमाटोमा है और पूरी तरह से ब्लीडिंग है एंड पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। 2 दिन पहले कहा था। तो मैंने पूछा था कि पेशेंट के लक्षण क्या है, वोमिटिंग हो रही है, ऊर्ध्ववात जैसे लक्षण दिख रहे हैं। तो ऐसे समय में हमने वहाँ पे स्टूडेंट देख के आईसीयू में, सिम्स में विद्याकर्म, अग्निकर्म शुरू किया और वहाँ पे जो हमारे मस्तिष्क आघात में जो बस्तियाँ आई हैं वो आईसीयू में सिम्स हॉस्पिटल जैसे इतने बड़े नागपुर के हॉस्पिटल में हमने शुरू किया। और अभी मैं कल यहाँ पे आया हूँ और यहाँ आने के बाद बाहर ही मुझे फ़ोन आया कि सर पेशेंट ने आँख खोली है एंड ही इज़ रिस्पॉन्डिंग। सो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डज एग्जिस्ट इन आयुर्वेदा। हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा ऐसे चिकित्सा है लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हुई अभी तक। नोबडी नोज हाउ इट वर्क्स, कभी ने किसी ने रिसर्च नहीं किया। एंड बेस्ट थिंग कि जो मॉडर्न युग का डिमांड है कि एवरीबडी नीड्स एविडेंसेस, एविडेंस चाहिए सबको, एविडेंस चाहिए। तो प्रैक्टिकल एविडेंस देने के पीछे हम काम करते हैं और ऐसे एविडेंस लाते हैं जो एक्सरे में दिखते हैं, एमआरआई में दिखते हैं। तो मुझे यही बताना है कि आयुर्वेद चिकित्सा सीखते समय धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, मन का दोष होता है, मन के दोष होते हैं कि आयुर्वेद में क्रोनिक डिसीज के लिए ही है, आयुर्वेद आईसीयू में काम नहीं करेगा, आयुर्वेद मेंटल ब्रेन डिसऑर्डर में काम नहीं होता है, आयुर्वेद कार्डियक डिसऑर्डर में काम नहीं करता है, या पता नहीं या करता होगा, ऐसा रहता है। तो वो हमारे मन के दोष दूर करना है कि बुद्धि से ज्ञान अर्जन करना है, जहाँ मिले वहाँ जाके ज्ञान करना है। जस्ट आई वॉज टेलिंग सुचिता दैट मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरी वहाँ पे कंटिन्यूस ओपीडी है, 2 लाख की ओपीडी है, मैं छोड़ के यहाँ इतने गांव में क्यों आया हूँ। जब मैंने सीखा था वैद्य आरबी गोप्टे मेरे गुरु थे, वो गुरु का कहना था कि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को भी आपका लाभ होता है तो आप कितने भी बड़े पोस्ट पे जाइएगा, लेकिन वो व्यक्ति को अगर आपसे लाभ हो रहा है तो आप नहीं ना कभी भी। इसीलिए मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ कि किसी को भी अगर हमारी चिकित्सा इतने दूर अगर शुरू होती है तो आयुर्वेद के लिए ये फायदा ही होगा। बेसिक है विद्याकर्म और अग्निकर्म हम कहते हैं। विद्याकर्म मीन्स क्या है, ये प्रश्न आता है हमेशा
What is the Vidya karma? There are more references in Ayurveda. You can learn on the YouTube also. There is a Vidya karma channel on the YouTube. रेफरेंस कितने कितने कहाँ कहाँ हैं, वास्ट जो आयुर्वेद में है, मैंने 2 घंटे के वीडियो में सारे रेफरेंस बताए। मैं थ्योरेटिकल में ज़्यादा पढ़ाता नहीं, क्योंकि ये सब हमें बुक्स में मिलता है, टेक्स्ट बुक में मिलता है। प्रैक्टिकली एक बार बताना चाहूँगा, हरित संहिता में एक वर्णन आया है, अनंगनाशाय हरसि स्थूलम मुमोच कोपान मकर ध्वजश्च तम आतत्तम सहसा निरीक्ष भयार्दितो विष्णु तनुम प्रविष्ट। एक कथा आई है आयुर्वेद में, लोगों को पहले समझाते समय अलग अलग स्टोरीज आती थी। स्टोरीज ऐसी थी कि तारकासुर नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए भगवान शंकर का ही पुत्र जन्म लेना चाहिए, ऐसा वरदान था। और भगवान शंकर जो है ध्यानस्थ हो चुके थे। अब ध्यानस्थ है तो वो उनसे बच्चा कैसे पैदा होगा, वो तारकासुर का वध कैसे करेगा। तो ऐसे समय में उनकी जो ध्यान है, ध्यान भंग करना होता है। तो ध्यान भंग करने के लिए हमें पता है कि कामदेव को भेजा था, इनको मकरध्वज कहा जाता है, कामदेव को। और मकरध्वज जाने के बाद उन्होंने बाण मार के जो है भगवान शंकर का ध्यान साधना भंग की। भंग करने के बाद वो गुस्सा हो गए। गुस्सा, कोई भी नींद से हमें उठाता है तो हम गुस्सा होते, वैसे ही वो ध्यान से उठाया तो उनको गुस्सा हो गया, और उन्होंने उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो मकरध्वज को फेंक के मारा। हमें पता है ये फेंक के मारने के बाद वो डर गया, क्योंकि त्रिशूल को सब डरते हैं, त्रिशूल से मृत्यु ही होती है। तो वो मारने के बाद वो भयभीत हो गया मकरध्वज, क्योंकि वो मृत्यु दिख रहा था उसको। उसने विष्णु तनुम प्रविष्ट, विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। विष्णु के शरीर में प्रवेश करने के बाद जो त्रिशूल है विष्णु के तरफ जा रहा था। विष्णु भी भयार्दित हो गया, भय हो गया, और विष्णु ने हुंकारात विमोहितात पापात भूमो प्रथित सशूल, वो जो मकरध्वज शरीर में प्रवेश किया था उसको हुंकार से विष्णु ने बाहर निकाला। और वो भय से उत्पन्न, और वो शरीर में पृथ्वी पे पड़ने के बाद जो तैयार हुआ उसको शूल कहते हैं। हमें जो वेदनाएं होती है, हमें दर्द जो होता है, वो वही दर्द है, वही शूल है जो विष्णु के तनु से बाहर निकला है भय से। इसलिए भय शोकात वायु क्रोधात पित्तम, ऐसा हमें कहा जाता है। और रुजा नास्ति वातात विना, वायु की वजह से रुजा है और वायु के बगैर नहीं है। और वो नीचे गिरने के बाद शूल तैयार हो गया, और तभी से वो त्रिशूल से डरता है। इसलिए इसका मतलब नोकीली चीज है उससे डरता है शूल। जैसे कि हमारे इसमें दिया है चिकित्सा उपक्रम में, वात व्याधि के चिकित्सा उपक्रम में लक्षण आते हैं, संसर व्यास वेद स्वाप साधुरुक्तो बेगन्नम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम कंप पौरुष शोषिर शोष स्पंदन वेष्टनम, ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें मिलते हैं। तो उसकी जो चिकित्सा है, वेष्टनम त्रासनम से को सूचि वेदनम, ऐसी सारी चिकित्सा वहाँ पे बताई गई है। और वो है हमें अलग अलग प्रकार से शूल जो है ग्रंथ में मिलता है, जैसे अर्ति मर्दन वेद छेद वेद अंकुशित पाटन उद्वेशन डालन वेदन रुजा दुख भंजन स्फोट भंग उड्डन बाधा चटित चूषण तोद कर्तन दरन चिमचिमायन पिचित भिंदित अवमोटन सुक्ति दंश अवलुप्त, ये अलग अलग प्रकार हमें पेन के मिलते हैं। और ये सारे प्रकार पे चिकित्सा जो आई है, शूल प्रशमनानी, अंगमर्द प्रशमनानी, वेदना स्थापनानी, ये जो गन है, ये मेडिसिन जो है, ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट का हमें लाभ नहीं देते हैं। तो हमें कुछ अलग सी चिकित्सा करनी पड़ती है। वहाँ पे आ जाते हैं मर्म। तो हमें मर्म, अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में मर्म आते हैं, पीजी में भी मर्म करते हैं। कुछ लोग मर्म को दबा के चिकित्सा का प्रयास करते हैं, लेकिन आयुर्वेद को छोड़ के सब लोग अभी एक्यूप्रेशर वाले, एक्यूपंक्चर वाले ये करने लगे। लेकिन आयुर्वेद के लोगों को ये पता नहीं है कैसे है। मर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि मर्म ऐसी जगह पे जहाँ पे मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता, सारे जो है हमारे मेन है शरीर के जो धातु, वहाँ पे प्राणा तिष्ठन्ति, प्राण है हमारे शरीर का। और वहाँ पे अगर आघात हो गया तो वो शरीर जीता नहीं है। मर्म मीन्स क्या, मैं, मेरा घर, मेरा लाइवनेस, माई सेल्फ। तो अगर मेरा आँख है तो आँख का मर्म वहाँ पे बताया है, कर्ण है तो कर्ण का लाइवलीनेस मर्म के बताया है। तो आई से लेके बोन्स तक, स्नायु तक, सिरा मसल ब्लड लेग्स एंड सारा मर्म में आ जाता है, मर्म के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए क्या कहा गया है मर्म में, सोम मारुत तेजांसी। सोम मीन्स कफ वात पित्त,
सोमम और तेजस्वी, रज सत्व तमांसी च, रज सत्व तम मन के दोष और गुण, मर्मसु प्रायस पुतम भूतात्मा च अवतिष्ठते, भूतात्मा में आत्मा शरीर का जीवंतपना जो है मर्म के यहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पे अगर आघात हो गया तो शरीर जीता नहीं, मर जाता है शरीर। इसलिए मर्म का रक्षण करने हैं, जितना प्रयास हो सके उतने यत्न से मर्म का संरक्षण करना है। हमें पता है महाभारत में आपने कभी देखा होगा सारी जगह पे मर्म का रक्षण करने के लिए आभूषण पहने जाते हैं। आपको दुर्योधन के बारे में पता होगा, दुर्योधन के लिए जो कथा आई थी वो मर्म सारे ढक के वो उसको वज्र मिल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने वहाँ पे कूटनीति खेली थी और उसके जो है जांघ यहाँ पे है लोहिताक्ष मर्म और बाकी जो ओपन मर्म ओपन रखे थे वहाँ पे, हमें स्टोरी पता है। कर्ण के कवच कुंडल आपको पता है जो कि उसका हृदय का रक्षण करते थे। तो ये सारे पुराण में बताए, पुराणों में ये भी पता है हमें, भीष्म पितामह वो शैया तीर्थ पे पड़े थे और वहाँ पे गए, हमारे 5 पांडव और श्री कृष्ण वहाँ पे गए, युद्ध तो खत्म हो चुका था, शैया पे पड़ा हुआ आदमी है, एक योद्धा है, ऐसा योद्धा है जिसको इच्छा मरण है, वो मरेगा नहीं, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक मरेगा नहीं। तो ऐसे समय में वहाँ पे हमारे विरोधी पक्ष में है, हम उसके साथ लड़ रहे हैं और वो मरना नहीं चाहता, जब तक वो चाहता नहीं तब तक मरेगा नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध करना है और उसको हराना कैसे, ये प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न में वहाँ पे प्रश्न पूछा गया, आप भगवान भीष्म पितामह आप इतने साल जिए हो, प्लीज़ हमें आपका ज्ञान दीजिएगा, इतने सारे आपकी नीतियाँ हैं हमें सिखाइएगा। भगवान भीष्म पितामह बोले कि इतने साल से मैं जी रहा हूँ, मेरा एक प्रण था, एक मेरी ओथ थी कि आई विल नॉट टच एनी फीमेल, आई विल नॉट डू एनी हार्म टू फीमेल, एंड उसका मुझे कोई चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पे जो शिखंडी है, आपको पता है अर्धनारी नटेश्वर थे, भगवान भीष्म पितामह हार नहीं सकते थे और उन्होंने अपना वो शिखंडी को देख के अपने बाण नीचे रख दिए और वो शिखंडी ने बाण मार लिए, फिर भी मरने नहीं वाले थे। ऐसे समय में अर्जुन ने भी बाण मारे और वो शैया तीर्थ पे चले गए। अब मरने वाला आदमी नहीं था लेकिन उसको परास्त किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्त्री के बाण मेरे शरीर से निकाल दो। स्त्री ने जो बाण मारे, अर्जुन के बाण रहने दो, तो मैं आप सबको सिखा दूंगा क्या करना है। तो ऐसा थोड़ी था, स्त्री के बाण पिंक कलर के, अर्जुन के बाण ब्लैक कलर के, ऐसा थोड़ी था, नहीं था ना। सारे बाण तो एक ही जगह से सीखते थे। तो ऐसे समय में न एतद बाणाः शिखंडिनः, भगवान भीष्म कहते हैं ये बाण शिखंडी के नहीं है। कौन से बाण? जो मर्म पे बाण है वो अर्जुन के हैं, जो मर्म पे बाण नहीं है वो शिखंडी के हैं, क्योंकि मर्म का ज्ञान शिखंडी को नहीं था। जो धनुर्विद्या सीखता है, जो फॉलो करता है, अर्जुन जो है उसको प्रॉपर पता था कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मुझे निश्चेष्ट करने के लिए सारे मर्म के ऊपर बाण अर्जुन ने मारे हैं और 107 जो बाण है अर्जुन के वो रहने दीजिएगा और जो शिखंडी के बाण है वो निकाल दीजिएगा। और बाद में ऐसा हमें ग्रंथ में वर्णन आता है, पुराण में और भी वर्णन आता है कि वही यादव कुल ऐसा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को शाप था गांधारी का कि आपका कुल आपके सामने जाएगा। तो यादव कुल का नाश हो चुका था। यहाँ पे जो बाण लगा था वो अंगुष्ठय अंगुले मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपक मरणम च, ऐसा पैर में जगह है, वहाँ पे बाण लगने के बाद पूरे शरीर में आक्षेपक आ जाते हैं। और गांधारी का शाप था कि आप जो हो, आपकी वजह से मेरे 100 बेटे मर चुके हैं, तो आपका पूरा कुल का नाश आपका होगा और आप तड़प तड़प के देखोगे। वो तड़पना क्या था? क्षिप्रमर्मस्य विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। तो भगवान श्री कृष्ण आप अगर पढ़ोगे असली संहिताएं तो श्री कृष्ण को वो पूरी तरह से आक्षेपक थे और आक्षेपक के साथ वो यादव कुल का नाश देख रहे थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? इसी को पकड़ के विद्याकर्म ग्रंथ में वर्णन किया गया है। यही मर्म को पकड़ के ग्रंथ में चिकित्सा बताई गई। मर्म को स्पर्श नहीं करना, एक ध्यान में रखिएगा। मारयन्ति इति मर्माणि, जो मारेंगे वो मर्म बताया गया है। तो मर्म को
छोड़ के मर्म के ऊपर, मर्म के नीचे, मर्म के आजू बाजू में ऐसे हमारे ग्रंथ में वर्णन आए हैं। मैं एक हमेशा बात बताता हूँ, इफ यू कंपेयर एलोपैथी विथ आयुर्वेदिक, देर इज अ मोर एक्यूरेसी इन एलोपैथिक मेडिसिन। छोटे बच्चा आता है, बच्चे का वेट पूछा जाता है, आयु पूछी जाती है, आयु देख के उसका 250 मिलीग्राम डोज या 500 मिलीग्राम डोज ऐसा डोज फिक्स किया जाता है, और उसके वेट के हिसाब से, आयु के हिसाब से कैलकुलेशन रहता है और एग्जैक्ट डोज एडमिनिस्टर किया जाता है। बच्चा आता है तो उसको, या बड़ा आदमी आता है तो उसके डोज वैसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। एक्सरे किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, एमआरआई सीटी स्कैन किया जाता है एंड एग्जैक्ट पैथोलॉजी फाइंड आउट की जाती है। कोई बैक्टीरिया है तो उससे बैक्टीरिया फीवर स्पाइक कैसे रहते हैं, वायरल का फीवर स्पाइक कैसे रहता है, ये सारी एक्यूरेसी देखी जाती है। हमारे आयुर्वेद में ये एक्यूरेसी के पीछे लोग जाते ही नहीं, पीछे जाते ही नहीं। वो क्या करते हैं, वात पित्त कफ के इस पर डिवाइड करके रखते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट चिकित्सा आई है। आयुर्वेद में बताया गया है कि ऐसे लक्षण में है, ऐसी संप्राप्ति आप देखोगे तो इसलिए यहाँ पे एक ही ड्रग इस्तेमाल करना है। तो ऐसे एक्यूरेसी, देयर इज अ वास्ट एक्यूरेसी इन आयुर्वेदा, बट हमारे कॉलेजेस में वो सिखाया नहीं जाता है। जैसे विद्यकर्म, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ नॉट रैंडम ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट अ जस्ट प्रिकिंग मेथड, ये एक्यूरेट मेथड है और ये हमें एक्यूरेसी पता होनी चाहिए। इसका वर्णन क्या कहाँ आया है, अथातः शिराव्याध विधि अध्याय व्याख्यासम, अथातः अग्निकर्म विधि अध्याय व्याख्यासम। ये मेन अध्याय है सुश्रुत संहिता 6-4 शारीरिक स्थान के 6वें चैप्टर में आया है और सूत्र स्थान में भी आया है। वाग्भट में आया है, चरक संहिता में आया है। एवरी संहिता हैज विद्यकर्म रेफरेंसेस एंड ऑल द पॉइंट्स इन द संहिता। तो उदर, अर्श, स्नेहन, स्वेदन, बंधन, मर्दन, वेदन, ऐसे बहुत सारे हमें चिकित्सा क्रम मिलते हैं। ये पढ़ते समय हमें अष्टविध शस्त्र कर्म का उल्लेख आता है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, हरण, विस्त्रावन, सीवन। यहाँ पे वेदन मीन्स विद्ध कर्म, वेदन मीन्स टू पंक्चर, वेदन मीन्स टू लेट इट आउट समथिंग दुष्टि, वो वेदन चिकित्सा है हमारे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट प्लम्बिंग करते हैं, ब्लॉकेज हो गया हार्ट में, कार्डियोलॉजिस्ट जस्ट निकालते हैं, वो दिस ऑल्सो इज द काइंड ऑफ वेदन चिकित्सा। एंड उसके जो आए हैं शस्त्र आए हैं, कुठारिका, व्रीहि, आरा, वेतस, शुचि, और शुचि का इस्तेमाल हम वेदन कर्म में करते हैं और वेदन चिकित्सा करते हैं। प्रैक्टिकली बहुत ऐसे ग्रंथ में वर्णित है, लेकिन ये 2 शुचि का इस्तेमाल हम करते हैं, 26/2 नंबर की और 26/2 नंबर की नीडल और 24 नंबर की नीडल जो यहाँ पे नीचे दी है। डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ बस 24 नंबर की नीडल हम इस्तेमाल कर रहे थे। यही क्यों हम देखेंगे, कोई भी चिकित्सा सीखने के पहले योगाभ्यास किया जाता है। योगाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट, ककड़ी का है या अष्टचक्र है, वेन पंक्चर है, वो सारे योगाभ्यास हमें सीखना चाहिए। वो विद्यकर्म एज इट इज के एपिसोड 2 में मैंने बताया है कि योगाभ्यास कैसे कैसे किया जाता है। करने के पहले अंगुली प्रमाण सारा वर्णन हमारे यहाँ पे, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में सेंटीमीटर, ml, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ऐसा वर्णन आया है डोसेज का। हमारे आयुर्वेद में अंजलि प्रमाण, कोल प्रमाण, बदर प्रमाण, अस्थि प्रमाण, गुंजा प्रमाण ऐसा वर्णन आया है। तो हमें वो पता होना चाहिए अंगुली प्रमाण कितना है। अंगुली प्रमाण मीन्स हर एक का बदलेगा। अगर हम 5 सेंटीमीटर ऐसा डिसाइड करेंगे कि हमें क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 सेंटीमीटर हमें वेदन कर्म करना है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हर एक का 2 सेंटीमीटर एक सेम रहेगा, लेकिन ग्रंथ में वर्णन आया है कि 2 अंगुली ऊपर करना है। तो हर एक व्यक्ति की अंगुली अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की हाथों की पोजीशन अलग अलग है, तो उनकी पोजीशन देख के ही हमारे यहाँ पे मर्म का उल्लेख आया है। तो हमें अंगुली प्रमाण पता होना चाहिए। अंगुली प्रमाण लेते समय कैसे लेना है मैंने बताया है, वहाँ वीडियो में आप देख सकते हो बाद में। तो ये अंगुली प्रमाण लेना, क्योंकि ये एक्यूरेसी जब तक आपको मिलती नहीं, जैसे परवास्ती है, तो ये अंगुली प्रमाण हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ पे वर्णन आया है, मांसधरा कला, एक व्रीहि, त्वगत, शिरस्नायु, अस्थिगत, जो हमें वर्णन आया है वो उसके हिसाब से हमें वेदन कर्म करने होते हैं। ये एक्यूरेसी लाने के लिए है। जब तक एक्यूरेसी नहीं आती है तब तक समझता नहीं। और यही नीडल क्यों, क्योंकि ये नीडल का लेंथ देखेंगे हम तो वो व्रीहि के हिसाब से ही है एग्जैक्टली, और
वो हमें विद्या करते समय वही हमें डेप्थ देती है वेदन के लिए। तो दैट्स वाई वही नीडल हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका एक्यूरेसी की बात आ जाती है, एंगल कितना होना है, हर एक हिसाब से एंगल अलग अलग रहते हैं और वो एंगल हमें अचीव करने होते हैं देखने के लिए। वे अलग अलग चिकित्सा है, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पोजीशंस है, अलग अलग मेथड्स है, वो हमें देखने हैं। सिरावेद का महत्व आपको पता है, जो भी व्याधि स्नेह स्वेदन मर्दन वेदन से कम नहीं होती है तो वो व्याधि जो है सिरावेद से कम होती है। अर्ध चिकित्सा है, आप जैसे मैंने कहा कि हमारे 350 पेशेंट डेली होते हैं, उसमें से कम 300 पेशेंट को विद्याकर्म से ही चिकित्सा होती है। पेशेंट कौन से भी व्याधि लेकर आए हमारे यहाँ पे वेदन चिकित्सा से ही ठीक होते हैं। और इतने सारे पेशेंट है तो वो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, बाहर का बोर्ड छोड़ के एक भी एडवर्टाइज भी कहीं नहीं है, और अभी से नहीं, लास्ट 10 ईयर से हम इतने ही पेशेंट देख रहे हैं। दैट मीन्स दिस ट्रीटमेंट गॉट द रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट मिलते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे। ये करते समय मैं हमेशा कहता हूँ गो फॉर द एक्यूरेसी और गो फॉर द सिंगल वर्ड्स। अगर आयुर्वेद लोग हैं यहाँ पे तो आपको पता है कि पाददाह पादर्श चिप विसर्प। विसर्प मीन्स हर्पिस जैसा एक व्याधि है। विसर्पन कल रात नहीं था, अभी आ रहा है, ऐसा विसर्प जैसा व्याधि है। वो विसर्प यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो हमारे यहाँ पे चिकित्सा में क्या किया जाता है, वहाँ पे जलोका लगाई जाती है, रक्त मोक्षण किया जाता है, लेकिन एक्यूरेसी कोई पढ़ता ही नहीं। एक्यूरेसी क्या है, पाददाह पादर्श चिप विसर्प वात शोणित कंटक विचर्चिका पादर्शो क्षिप्र मर्मन उपरिष्ट द्वयंगुले। ऐसे समय में वेदन कर्म कहाँ करना है, जलो कहाँ लगानी है, हमें सिराव्याध कहाँ से करना है, क्षिप्र मर्म के ऊपर इष्टा 2 अंगुली करना है। आप देखिएगा यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे पंखा है, ये पंखा का ये दिस फैन का बटन कहाँ पे है, उधर है ना, इधर क्यों नहीं है, इधर होना चाहिए ना। हम ऐसा स्टूल लगा के लगाते फैन, ये लाइट का बटन यहाँ चाहिए था, ये ट्यूब का बटन यहाँ चाहिए था, लेकिन उधर है ना, इजी है, हमें जाके हम सब लगा सकते हैं। शरीर में वैसे ही दिया है, पाददाह पादहर्ष चिप्प विसर्प वात शोणित वात कंटक विचर्चिका पाददाही प्रभु शिशु, इनका बटन यहाँ पे ग्रंथ में दिया है। अपची, अपची मीन्स यहाँ पे गंधमाला जैसा आ रहा है, इंद्रवस्ते अदतात, यहाँ पे बटन है उसका। उरुमूल संस्कृत गलगंड, उरुमूल में गलगंड जो आता है वहाँ का बटन उरुमूल संस्कृता में। हम क्या नहीं पढ़ते, हनुसंधि मध्यगता, अपस्मार, अपस्मार है, उसका बटन क्या है, हनुसंधि मध्यगता, स्थान निश्चित दिए। नहीं तो क्या होता है, विसर्प आ गया और हम रक्त मोक्षण करते हैं, वहाँ पे जलोका लगाते हैं, कहीं से तो भी रक्त मोक्षण करते हैं। यह हमें सिखाया है किसने, एलोपैथी के लोग यहाँ से ब्लड निकालते, इसलिए हमारे लोग यहाँ से ब्लड निकालते हैं। ग्रंथ पढ़ेंगे तो दिया है क्षिप्र मर्मन उपरिष्टाद्वयम। एक्यूरेसी हमारे लोग भूल गए हैं, हमारे रैंडम चिकित्सा के पीछे जाते हैं। लोकली जलोका लगाएंगे, ट्रीटमेंट में आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है इसका मतलब आपको जब तक समझता नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आते। कर्ण रोगे तद रोगेशु कर्णयोः उपरि समन्ता तालुनि तालवेशु जिह्वा रोगेशु अधा जिह्वायाम अपांग ललाटेशु च उन्मादे ललाटापांगम व अक्षिपागति मेरे। इतना वो सीक्वेंस बताया गया है आयुर्वेद में, इतना डेप्थ में आया है। लेकिन जैसे एलोपैथी के स्टूडेंट सीखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे देखते हैं और 125 मिलीग्राम डोज है, इसका ड्रग का कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐसा होगा तो क्या तकलीफ होती है, ये सारा रिटर्न है, रिसर्च है, हमारे यहाँ पे इसके पीछे कोई जाता नहीं। तो नहीं, अगर लोग आ रहे प्रैक्टिस में तो ये इसके पीछे जाना चाहिए। यही वही नीडल है, दिस इज द नीडल वी यूज 26 by half number needle and this is the best according to the pariman. This is all about Vidya karma. Let us talk about Agni karma. What is Agni? Agni means dah. Agni karma means all the processes done with the help of fire. Agni. It is called as apunarvo chikitsa. If there is a patient, then we go for medicine. If patient is not getting help, symptoms are same, then we go for kshara karma. If all the symptoms are same, patient is not getting result, then we go for surgery. And at last
if there is no result with any kind of treatment, then we go for the Agni Karma Chikitsa. Because Agni Karma Chikitsa is Apunarbhav Chikitsa. Apunarbhav means it will not happen again if you use the Agni for the Chikitsa, because Agni will destroy everything, and जब व्याधि का मूल चला जाएगा तो व्याधि नहीं रहेगा. अत्यग्रे शूले दहेज. What is the principle? Atyagre shule dahet. What is the principle of Viddha Karma? The principle of Viddha Karma is described according to the diseases, where to do it or where not to. For Agni Karma, don't think. Just go for Atyagre shule dahet. Where is maximum pain, where is maximum tenderness, you can do Agni Karma at that place. But for Viddha Karma, you must know all the do's and don'ts and all the minor dosha pathologies and all the marmas and also the accurate positions. We saw Viddha Karma instrument. Now for Agni Karma instrument, this is a patented shalaka. 14 karat gold. 18, you can make it also 18 karat gold. Dimension, exact dimensions are mandatory. 7 centimeter long, 2 mm thick and end 4 mm. वो हमारे व्रीहि प्रमाण से, बदर के, कोलास्ती के प्रमाण से जो वर्णित किया है वो मैंने बताई है. एग्जैक्ट पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने 4 mm से 8 mm 5 mm की भी की तो देयर विल बी नो रिजल्ट इन सम डिसीजेस. तो एक्यूरेट डिसीज के लिए आपका एंड 4 mm का होना चाहिए. दैट इज द सुवर्ण शलाका. 14 कैरेट, 90% गोल्ड, 18% silver, rest copper. That is the best Suvarna Shalaka. It is also called as Tridhatu Shalaka. We look into the text, there is one mention of Panchadhatu Shalaka. पंचधातु शलाका अभी तक किसी ने देखी ही नहीं होगी. जो आप देखते हो दैट इज अ ताम्र शलाका और ब्रास शलाका या दोन मेटल मिक्स करके किए हैं. पंचधातु शलाका मीन्स सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग. You mix all this metal and you make a shalaka that is called as Panchadhatu Shalaka, and it is very difficult to make. Jewelry shop will not allow any type of पुती लोहा जैसे नाग वंग. अगर नाग वंग अगर हम ज्वेलरी के शॉप में लेके जाते हैं तो ज्वेलरी पूरी तरह से काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो नाग वंग वो लेके नहीं जाने देते. सो टू मेक ऑल दिस शलाका आपको सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, एंड दैट शलाका विल कॉस्ट अराउंड 60 to 70,000. सो दैट्स वाई हमें जो 300 रुपये में मिलती है 400 रुपये में और नीचे पंचधातु शलाका लिखा होता है, तो वहाँ पे 1 या 2 मेटल होते हैं, ओनली कॉपर और ब्रास, वो ध्यान में रखना. और दिस इज सुवर्ण शलाका, बट इट इज अ त्रिधातु शलाका. 90% गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. it is this is 100% रौप्य शलाका. 100% शलाका. It is for only मज्जागत विकार. If you go for Agni Karma, there are references. What is the main reference in the Sushruta Samhita? If you want to do Agni Karma on the skin, तो गोदंत शर शलाका त्वगतम. पिप्पली अजाशकृत गोदंत शरशलाका. दैट इज पिप्पली अजाशकृत गोदंत शरशलाका फॉर स्किन. इतर लोह हा मांसगता. मांस, सिरा, स्नायु, कंडरा के लिए इतर लोह. व्हाट इज इतर लोह? सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग. इतर लोहा दिस संधि अस्थि पे करना है, जॉइंट पे करना है, अस्थि पे करना है, ऑन द बोन करना है. तो तैल, क्षौद्र, तैल, गुड़, स्नेहा संधि अस्थि का नाम. क्षौद्र मीन्स हनी, तैल means oil, good means jaggery, or all kind of sneha, that सहचर तेल, बला तेल, विषगर्भ तेल. You do the Agni Karma using all this sneha on the bone itself. अग्नि कर्म के लिए ऐसा आया है. तो रौप्य शलाका जो आई है अकॉर्डिंग टू द गामित्व, इट इज ओनली फॉर न्यूरोपैथी. That is diabetic neuropathy, alcoholic neuropathy, peripheral neuropathy, retinal neuropathy, all the nerve related disorder we can use Rupya Shalaka. Tamra Shalaka, Tamra is Ushna and it is only for the we can say to burn the skin and the muscles, so it is useful only in the
anatomical correction like herniation, abdominal hernia, that is umbilical hernia, inguinal hernia. But with the help of the modern science, we decided some parameters that you go only for indirect inguinal hernia. Don't go for direct inguinal hernia because there is a need of surgery. But in indirect inguinal hernia, and that is also reducible hernia, we can do the Agni Karma with this Tamra Shalaka. That is the last best Shalaka I have made ever. That is a Sarva Netra Vikara. Yoga Ratnakar mentioned this Shalaka. You take Puti Loga, that is a Nag, that is lead, and Nirvapan in all sapta padartha, माँ का भृंगराज, विश्व यानी सुंठ, उसके साथ में गोमूत्र, गोदुग्ध, अजादुग्ध, अजागुर्त, ऐसे 7 पदार्थ में वो गर्म करके उसको डुबोना है. सो ऑल दिस प्रोसीजर टू remove the impurities from that metal, because it is called as puti loha. Puti means durgandhi. Durgandhi means it has much impurities in the nag. वो impurities निकालने के लिए वो गर्म करके वो लिक्विड में डुबोना है. तैल, घृत, ऐसे 7 अलग अलग प्रकार के, और वो 7 महीने तक करना है, 7 मंथ तक करना है. तो आप अगर 1 किलो लेते हो तो आपकी बचती है 100 ग्राम से भी कम बचती है, 80 ग्राम बचती है. So that is the Shalaka, Sarva Netra Rog Shalaka, because Shalakya Tantra, it is the procedure you do with the Shalaka, that is called as Shalakya Tantra, and all the Shalakya Tantra's procedure done with the Shalaka, and this is the best Shalaka explained in the Nimi Samhita, and this is usually in Netra Vikara for Anjana, and only also Pratisarana. अगर Shalaka कुछ नहीं लगाएंगे और ऐसा हम अंजन करेंगे, ओनली शलाका का मेटल घुमाएंगे, दैट इज द प्रसादन शलाका. जो हमारा स्क्रीन फटिंग होता है हमारे मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद, वो विद इन 2 to 3 सेकंड वो चले जाता है. एंड वी आर एक्सपीरियंस सिंस 2 years. दिस इज द बेस्ट शलाका इन शालक्य तंत्र. दैट इज ए नाक शलाका. दिस केस इज ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. आपको पता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में पूरा ड्राई आई बन जाता है. पेशेंट को 5-5 मिनट को आई ड्रॉप डालना पड़ता है. पेशेंट कैरीज आई ड्रॉप विथ हिमसेल्फ, जहाँ जहाँ जाता है आई ड्रॉप लेके जाता है, और पूरे ड्राई आइज रहता है. 5 मिनट में पूरा बॉटल खत्म होता है उसकी, और वो जो उसके बाल है वो एंट्रोपियन हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, उसका कॉर्निया डैमेज करते हैं कंटिन्यूसली. तो फॉर लुब्रिकेशन वो आई ड्रॉप देते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस शलाका वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का जो लुब्रिकेशन है इतना अच्छी तरह से मेंटेन होता है. 1 eye drop goes for at least a month. So we can do this procedure only with the shalaka. This is the मृत्तिका शलाका एंड हरिद्रा. अगर आपको पता हो गया तो हरिद्रा से अग्निकर्म किया जाता है. जॉन्डिस में मैं आगे बताऊंगा. मृत्तिका शलाका है. ऑल दिस शलाकाज आर अवेलेबल. This is the Loho Shalaka we use in this call. So everything is theoretical, but do's and don'ts are very important in the Agni Karma. Don't use in too old infant, pregnant पे नहीं इस्तेमाल करना है. रक्त मोक्षण ऐसे बताया गया है, लेकिन बच्चों पे हम करते हैं. Don't use if place is मर्म. अग्नि कर्म मर्म के ऊपर नहीं करना है ऐसा वर्णन है. मर्म को स्पर्श भी नहीं करना है ऐसा वर्णन है. अगर कोई शास्त्र भक्त है व्यक्ति, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो हमारा गरुड़ संहिता है, गरुड़ पुराण है, आपको पता है. आफ्टर डेथ बताया जाता है कि क्या क्या करना है. हमारा आत्मा का प्रवास होता है, आत्मा यहाँ से ऐसे ऐसे वहाँ जाती है, और वो उस समय में हमें क्यों जो जो विधि करनी है सारा रेफरेंस आया है. सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि आत्मा जो है दुष्ट जो हमारे कर्म का फल भुगतती है, और हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए. तो कर्म हमारे खराब अगर होते हैं, हमारे पूरे पीढ़ियों में उसका दोष चले जाता है. तो ऐसे समय में कुछ एग्जाम्पल आए. एक एग्जाम्पल आया है, पर क्षेत्रे गाम ध्यायंती न च आचक्षित. पर क्षेत्रे दूसरे के खेत में गाम ध्यायंती, अगर गो माता चर रही है, खाना खा रही है, पर क्षेत्रे दूसरे के खेत में, तो न च आचक्षित, वो जाके उसको बताना नहीं है. तो होगा क्या, हम बताएंगे भाई तेरे खेत में वो चल रही है, खेत में आपका फसल खा रही है गाय,
गौ माता, अगर बताएंगे उसके मालिक को तो मालिक आके क्या करेगा, वो गौ माता को निकाल देगा। अब ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे 7 पीढ़ियों को पाप लगता है, ऐसा नहीं करना है। और बताया गया है उसका सेकंड श्लोक है, न संवस सुतकिना। सुतक में जिसके घर में किसी का मृत्यु हो गया है, उसके घर में जाके सोना नहीं है, उसको सारी हेल्प करना है, उसको खाने को देना है, पीने को देना है, उसको इमोशनली बात करना है, उसके घर में दिन में जाके बैठना है, लेकिन उसके घर में सोना नहीं। अगर सो जाओगे उसके घर में तो रात्रि के समय में न संवत्सर, वो उसके जो कुल के दोष है आपको लग जाएंगे और पूरे 7 पीढ़ियों तक आपको तकलीफ हो जाएगी। सेकंड आया है, ये तो ठीक है, अलग बात है। आयुर्वेद के बारे में आया है, न स्पर्शित मर्मानी, न कंचित मर्मानी संस्पृशित। कोई भी मर्म को स्पर्श नहीं करे। अगर स्पर्श करोगे आपको लगेगा वो अच्छा हो रहा है, आपको लगेगा वो ठीक हो रहा है, होगा नहीं, आपको उसका पाप आगे जाके मिलेगा। तो ऐसे सारे रेफरेंस आए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मर्म पे नहीं करना। मर्म के ऊपर, मर्म के नीचे, मर्म के आजू बाजू में कर सकते हो, मर्म पे नहीं आया। विद्ध कर्म मर्म पे नहीं आया है, अग्नि कर्म मर्म के ऊपर नहीं आया। इमरजेंसी से कैल्कुला, अपेंडिसाइटिस, माइग्रेन, एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल पेन, हम यहाँ पे वर्ष निशागमी या बच्चा है या कोई है ऐसा हम देखते नहीं, हम डायरेक्टली विद्ध कर्म अग्नि कर्म के लिए जाते हैं। एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सिबेशन में yin yang जो 2 तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आयुर्वेद में वही है। चंद्र और सूर्य है, शीत और उष्ण द्रव्य, कौन से भी वनस्पति, पिक एनी प्लांट, आयुर्वेदिक प्लांट, 2 प्रिंसिपल्स, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, नथिंग एल्स। बाकी जो गुण है, वृक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, वो सारे ये 2 उष्ण और शीत तत्व पे ही डिवाइडेड किए गए हैं। मुख्य वीर्य 2 ही है और वही इस्तेमाल yin और yang बोल के, शीत और उष्ण, और वो उसके हिसाब से एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन चिकित्सा की जाती है, लेकिन वो अलग तत्व है। कहा जाता है कि पेरिफेरल टैक्टाइल रिसेप्टर्स के जो लार्ज सेंसरी फाइबर्स है, उनका लोकल लैटरल इनिबिशन करते हैं तो पेन मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बताया गया है। हम ग्रंथ के बारे में बताते, तत्र या सूक्ष्म शस्त्र विद्ध अव्यक्तम असृजम स्त्रवेत, ऐसा बताया गया है कि अव्यक्त असृजम स्त्रवेत आता है वहाँ पे। वर्णन क्या है, स्नेहादेवी क्रिया योगी न तथा लेपने भी, सारे क्रिया चिकित्सा कर चुके हैं, अगर चिकित्सा से रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप सिरावैद के लिए जाना है। और सिरावैद करने से क्या होता है, धमनश्च विशुद्धन्ति दुष्ट रक्तत्वाच्च आशया। तो शरीर से, हृदय से निकलने वाली जो सिरा है, जो धमन करती है उसको धमनी कहा गया है, और जो दूर है वो सिरा है। तो सिरा का व्याध करेंगे तो धमनी विशुद्ध होती है, ऐसा वर्णन आया है। सिरा का व्याध करने के बाद, जैसे यहाँ पे बटन है तो ये चालू होगा, वहाँ पे बटन लगाएंगे तो ये चालू होगा। तो सिरा का व्याध करने के बाद धमनी शुरू हो जाएंगी और हमें हीलिंग के प्रोसीजर में फायदा आता है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एनाटॉमी, परफेक्ट मॉडर्न एनाटॉमी पता होना चाहिए। उसके साथ शारीरिक रचना पता होनी चाहिए। शारीरिक रचना और एनाटॉमी में बहुत अंतर है। जैसे वाग्भट संहिता में आपको दिया है, विसूचिका नाम का व्याधि है, वहाँ पे पार्ष्णी दाह आया, पढ़ा है वाग्भट संहिता में, तो वहाँ पे पार्ष्णी दाह आया। तो यहाँ पे विसूचिका मीन्स क्या है, वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसे व्याधि में आप, मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं कि आईवी देना है, उसको ओरल फ्लूइड देना है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि पार्ष्णी के ऊपर दाह क्यों करना है। तो पार्ष्णी जो है अस्थि मर्म है, अस्थि धरा कला साहेब व पुरुष धरा कला। अस्थि के यहाँ पे अगर अग्निकर्म करेंगे तो पुरुष धरा कला जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फ्लूइड लॉस रुक जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि विसूचिका में अग्निकर्म करना है, पार्ष्णी, दैट इज द बेसिक मूल पे चिकित्सा। तो ऐसे आयुर्वेद में बताया जाता है। इससे शारीरिक रचना और एनाटॉमी में पता होनी चाहिए। मर्म ज्ञान, सरफेस एनाटॉमी, सिरावैद, अग्निकर्म अध्याय, ये अध्याय में पता होने ही चाहिए, क्योंकि दिस इज अ सिंपल वीडियो। अभी लग रहा है मैं वहाँ पीछे से कुछ हाथ लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखते समय मैंने कॉस्टल मार्जिन देखी है,
मैंने देखते समय एंटीरियर सुपीरियर रिलैक्स स्पाइन देखा है, मैंने पाल्पेट करते समय L4 L5 देखा है, मैंने पाल्पेट करते समय डिस्क्रिमिनेशन कुछ मिल रहा है वो देखा है। वो देखने के बाद जैसे एनेस्थेटिस्ट करता है कि L4 L5 L2 L3 को रिकॉर्ड ये करता है, लोकेट करता है, वैसे ही हम लोकेट करते हैं। हमें एक्यूरेसी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे कर रहे हैं। अगर पता ही नहीं तो क्या करना है। विधर कर्म के इंस्ट्रूमेंट देखे, हमें नीडल इस्तेमाल की है। अग्नि कर्म के लिए हमने अलग अलग शलाका बताई है। अब यहाँ पे जो आया है कि क्षिप्रम नाम, अब क्या बताया है, पादस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्ये क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकन मरणम। थोड़ा रिवर्स हो जाते हैं। व्हाट इज आक्षेपक? कन्वर्जेंस। आक्षेपक नहीं, कन्वर्जेंस, अंतरायाम या बहिरायाम, उसके प्रकार बताए। तो शरीर में ऐसा जो पॉइंट है शरीर में, पादस्य और हस्तस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्ये तत्र विद्धस्य, वहाँ पे अगर आघात हो गया तो आक्षेपकनम मरणम, जो भगवान श्री कृष्ण का मैंने वीडियो बताया, उल्टा जाएंगे। आक्षेपक मीन्स शरीर में वात वह व्याधि बताया गया है, वातज नानात्मक विकार बताया गया है। इतना वायु प्रकोप हो जाता है कि पूरे शरीर को मरोड़ता है, टेढ़ा कर देता है, सिर्फ एक जगह पे मार लगने के बाद। ग्रंथ क्या बोलता है? क्षिप्र मर्म से उपरिष्टा द्वयंगुले गृहिम रुकन सिरावेते। वही क्षिप्र मर्म के ऊपर अगर 2 अंगुले हम वेदन कर्म करते हैं तो हमें कौन कौन से में व्याधि में काम में आता है? जैसे मैंने ऊपर बताया था, सारे वात विकार में काम में आता है। संसर्ग व्यास वेद स्वापसाद रुक्तोदपेंगनम संगांग भंग संकुच वर्त अर्चन तर्शनम कंप पारुष शोषिर शोष स्पंदन वेष्टनम, ऐसे सारे वायु के लक्षण हमें काम में आता है। कहाँ कहाँ पे? पाददाह, पादर्श, चिप, विसर्प, वात रक्त, वात कंटक, विचर्चिका, पाददारी। पाददारी तो हस्तदारी भी आ गया, विचर्चिका है तो स्किन डिसीज भी आ गए, वात कंटक मीन्स वहाँ पे कॉर्न जैसे आ गए, वात शोणित म्हणजे वात रक्त जैसा व्याधि आ गया, विसर्प मीन्स सार्वदेहिक व्याधि आ गया, चिप्प मीन्स नाखून के व्याधि आ गए, अस्थिगत व्याधि आ गए, पादहर्षम, पाददाह जो हमारे टिंगलिंग सेंसेशन है, बर्निंग फूट है, न्यूरोपैथी, सारे व्याधि वहाँ आ गए। क्षिप्र मर्म पृष्ठा 2 अंगुले वेदन करना है। क्षिप्र मर्म जो है नीचे से है और उसके 2 अंगुल ऊपर हम वेदन कर्म करेंगे। कैसा करेंगे? अर्धव्री वो नीडल हम करेंगे तो उससे क्या होगा? डीप पेरिनियल नर्व, डीप पेरिनियल डॉर्सल पेडियस आर्टरी, मेटाटार्सल आर्टरी वहाँ पे है, वहाँ पे लोकल लैटरल इनिबिशन शुरू हो जाएगा और वहाँ पे हस्त और पैर के सिम्टम्स हमें तुरंत कम मिलते हैं। अब देखिएगा 98 ईयर्स का हाथ है, हाथ बदलता नहीं था, एग्जैक्ट होता था। वही क्या दिया है? जानुसंधि ऊपरी अधवा चतुरंगुली, जानुसंधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुली पार्श्वतः लैटरली। वही रुद्रस्या में विश्वाचा, विश्वाची मीन्स हाथ का व्याधि है, वहाँ पे भी लैटरली, लैटरली मीन्स लैटरली। ऐसे हम वेदन कर्म करेंगे। जानुसंधि ऊपर अथवा चतुरंगुले रुद्रस्याम, जानुसंधि के ऊपर और नीचे एग्जैक्ट एंगल हमें पता होना चाहिए। ये फिगर है, ये एंगल देती है। रुद्रस्याम एवं विश्वाचाम, एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे 4 अंगुली हम वहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। वेदन कर्म देखेंगे एग्जैक्टली 4 अंगुली ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा? रेडिकुलोपैथी है, हस्त की टेनिस एल्बो है, सारा आ जाता है उसमें। हम कुछ उठा रहे तो वेदना होती है, तब आता है 4 अंगुली ऊपर नीचे। रुद्रसी में वही आता है, ये शोथ का पॉइंट है, ये जो सर कर रहे हैं। अब देखिएगा 98 ईयर्स का हाथ है लेकिन कंपन नहीं आता। जो शस्त्र दोष है, शस्त्र कर्म दोष है, शल्य कर्म दोष, कंपन आता है। तो इतना होने के बाद भी कंपन नहीं आता। ये 4 अंगुली नीचे पार्श्वतः और 4 अंगुली ऊपर। विश्वाची प्रभृतेषु पाददहांतेषु यथायुक्तम शिरान वैद्वा वाद व्याधिवत उपचारित। अब यहाँ पे
ट्रेपेजियस जो मसल्स हैं उसके हमारे जो सर्वाइकल मसल्स है उनके लेयर्स आते हैं, तो वो लेयर्स पे ट्रेपेजियस मसल के ऊपर दो अंगुली वेदन कर्म करते हैं। दो अंगुली वेदन कर्म करते हैं क्योंकि प्राण का वहन अच्छी तरह से होने के लिए। जिह्वा रोगे, जिह्वा रोगेशु अधो जिह्वायाम दंत व्याधिषु च, अधो जिह्वा में वेदन कर्म करना है। एग्जैक्टली जो हमारी डीप लिंगुअल वेन है, नीडल लगाई है और वो वहाँ पे वेदन कर्म करना है। जिह्वा के विकार कौन से आते हैं? मुख पाक, जिह्वा का कर्म क्या है? बातें करना, बात करते समय डिस्टर्बेंस आ रहा है। किन किन को डिस्टर्ब आता है? छोटे बच्चे हैं, स्पष्ट बात नहीं कर सकते, पैरालिसिस के पेशेंट है, वो अच्छी तरह से बात नहीं करते, ओरल स्टोमेटाइटिस वाले पेशेंट है, तो सारे इसमें अधो जिह्वायाम आया है। गंधाग्रहणे नासारोगे विद्यते। नासा अग्रे विद्यते, नासा विकार में डेविएटेड नेजल सेप्टम में नेजल पॉलिप है, नासा विकार सारे इसमें एनास्मिया है, तो नासा अग्रे विद्यते। वही अगर नाक ऊपर करके देखेंगे उसके अंदर पॉलिप दिखते हैं हमें, नेजल पॉलिप कहते हैं, वाइट रहते हैं, पॉलिप कभी रेड नहीं होते हैं, तो इनको अग्निकर्मक किया जाता है। अग्निकर्मक किससे किया जाता है? भल्ला तक से किया जाता है। भल्ला तक तेल है, भल्ला तक तेल लिया जाता है और वो एग्जैक्टली वो पॉलिप को लगाया जाता है। एग्जैक्टली 1 ड्रॉप सफिशेंट है, पॉलिप से वो भल्ला तक से वो निकल जाते हैं। कफवात का एक भी विबंध नहीं है जो भल्ला तक हम न हन्या, ऐसा हमने देखा है। मोस्ट बेनिफिशियल इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की आप अगर जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है, सबसे काम में आने वाला। अंगुष्ठ मूल वेदन का यहाँ पे एक देखिएगा, सिल्वर रिंग पहनी है। हमारे यहाँ पे इसको जोड़वा बोलते हैं, शादी होने के बाद पहनाते हैं। यहाँ पे भी शायद पहनाते होंगे शादी होने के बाद। क्यों? अच्छी दिखती है इसलिए? नहीं। पहले क्या होता था, 10 साल की उम्र के पहले ही शादियाँ होती थी। अभी 30 साल तक लड़कियाँ शादी नहीं करती, वो अलग बात। पहले क्या होता था, लोग घर में खाते थे और बाहर टॉयलेट बाथरूम के लिए जाते थे। अभी क्या होता है, बाहर खाते घर में टॉयलेट बाथरूम करते, उल्टा होता है। सिंपल है। पहले क्या होता था, 10 साल की लड़की है, 7 साल की लड़की है, 8 साल की लड़की है, उसको यूरिन के लिए जाना है तो उसका भाई पिताजी उसको लेके जाता था। लेकिन उसकी शादी हो रही है 10 साल में, शादी होने के बाद सारा डिपेंडेंट हो जाता था। जब तक कोई साथ में नहीं आता है तब तक यूरिन के लिए नहीं जा सकते। तो सासू माँ को यूरिन आनी चाहिए ना, या ननंद को यूरिन आएंगी तभी उनको जाने के लिए चांस रहेगा। नई दुल्हन खुद अकेली यूरिन को नहीं जाती थी, तो उसको होल्ड करना पड़ता था। वेग धारण से मूत्र विकार से स्त्री विकार और नष्ट हो जाएगी, योनि व्यापद हो जाएंगे सारे। इसीलिए वो मूत्र विकार ना हो, शादी हो गई लटका दिया, और लटकने के बाद जहाँ टच होता है दैट इज अंगुष्ठमूल वेदन कर्म। उससे क्या होगा? अंगुष्ठमूल वेदन कर्म से मूत्र विकार, मूत्राश्मरी, अंग भंग, अश्मरी, वेग धारण से जो भी व्याधियाँ होती है वो सारे व्याधियों का निराकरण हो जाता, ऐसा हमारे ग्रंथ में आया। इसलिए अश्मरी हो गई है क्योंकि यूरिन रिटेंशन से अश्मरी होती है। अंग भंग अश्मरी, बस्ती मेडर वेदना हो रही है, यूटीआई हो रहा है, यूरिन रिटेंशन से होता है। तो अंग विपर्य याद भूलना नहीं है, लेफ्ट को है तो राइट को, राइट को है तो लेफ्ट को, ऐसा अंग विपर्य के ऊपर वेदन कर्म करेंगे
तो पेशेंट को ठीक लगता है। आज भी गांव में देखिएगा ये अंगूठे में जेंट्स लोग पहनते हैं और यहाँ पे लेडीज लोग पहनते हैं। अंगूठे में पहनते समय कॉपर का पहनते हैं लोग, और वहाँ पे शादी होने के बाद सिल्वर का पहनते हैं। सिल्वर एक शीत है, मूत्र विकार जब होते हैं तो बर्निंग होता है, यूटीआई होता है तो बर्निंग होता है, तो दूर करने के लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज द हमारा कल्चर जो है इतना अच्छा काम करता है। अनुवेधन करना, एडम्स एप्पल, यहाँ पे हाथ लगा के देखिएगा, आपको वी नहीं दिखता है, वी एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो हनुअस्थि का वेधन कर्म है, हनुअस्थि कहा जाता है। तो कहाँ पे डिस्फेजिया है, हमें गिलन कष्टता हो रही है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी इन स्पीच, लैरिंग्स का डिसीजेस, लैरिंजाइटिस से सारे विकार में हमें यहाँ पे वेदन कर्म करने से तुरंत काम हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, वेदन कर्म किया, एब्डोमिनल पेन विद इन सेकंड चले जाता है, अपेंडिकुलर पेन ही चले जाता है। अब हमारे बॉडी में एक गार्ड रहता है, पुलिसमैन रहता है, उसको ओमेंटम कहा जाता है। अब कभी भी चाकू लगता है तो मूवीज में वो मर जाता है, लेकिन रियल में मरता है क्या? नहीं मरता है। मरने के लिए उसको इन्फेक्शन होना पड़ेगा, 15-20 दिन लगते हैं। चाकू लगेगा तो वहाँ पे वो ना मरे, इसलिए हमारा पुलिसमैन आ जाता है, ओमेंटम कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जो भी पैथोलॉजी है वो पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए ओमेंटम आता है। मेरा एक पेशेंट था, सेकेंड ईयर में मैं बेड साइड वाइवा ले रहा था, तो उसको कोरिया था। आपको पता है कोरिया? कोरिया मीन्स डांसिंग मूवमेंट रहते हैं बॉडी के, माइकल जैक्सन सर का कंटिन्यूस हिलता है। तो उसने क्या किया था, वो जेलर था, उसका जेलर को पेट के चाकू मारा, जेलर। और ये बेड पे वो था, दूसरे बेड पे जेलर था। दोनों मेरे पास आए थे आईपीडी में। तो आईपीडी में आने के बाद मैंने देखा, भाई तू इसको मारा है, ये बोल रहा है मैं भी उसको मारूंगा, अंदर तो जाने दे। तो ऐसी कंडीशन थी। तो मारने के बाद मैंने पूछा कितने दिन हुए मार के? तो बोला 15 दिन हो गए इसने मारा है। तो तब से वो मरा नहीं? तो नहीं सर, जिंदा हूँ। पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है? वहाँ पे ओमेंटम आता है एंड ट्राइज टू सेव द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को बचाने के लिए आता है। इसलिए हम जब निडल प्रिक करते हैं वहाँ पे, तो ओमेंटम गेट्स एक्टिवेटेड। वो ओमेंटम क्या करता है, इंटेस्टाइन को दूर लेके जाता है, वहाँ पे खुद आता है, और खुद आने के बाद क्या होता है, वो सेव करता है इंटेस्टाइन के लिए। इसलिए जब असाइटिस होता है और हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग करते समय कभी डर नहीं रहता है किसी फिजिशियन को कि ये हम इंटेस्टाइन को पंक्चर करें, क्योंकि जैसे ही पंक्चर करने के लिए जाएंगे वहाँ से इंटेस्टाइन दूर चली जाती है, वहाँ लिक्विड आ जाता है, टैपिंग गेट्स ईजियर। वो फिनोमिनन है। हम वेदन कर्म करते हैं तो वो घूमता है, और जो भी पैथोलॉजी है, पेन ऑकरिंग पैथोलॉजी, वो तुरंत दूर हो जाती है। लेकिन इससे अपेंडिक्स ठीक होता है क्या? नहीं। अगर अपेंडिक्स फूट गया है तो सर्जरी करवाना है, अपेंडिक्स पे स्वेलिंग है तो बाकी चिकित्सा करना है, जलोकावचरण है, बस्ती है, सारी चिकित्सा आप कर सकते हो, वहाँ पे धारा भी लगवा सकते हो। लेकिन फॉर पेन मैनेजमेंट दिस इज द बेस्ट। अदर देन अपेंडिकुलर पेन, अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली, जो हम सिस्टाइटिस के रिलेटेड पेन रहते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन, हाइपोगैस्ट्रियम में, वहाँ पे हम ये करते हैं। हमने माउथ के लिए देखा था। अब दंत विकार है, दंत विकार में शूल हो रहा है। मेरे बाजू का डेंटिस्ट भाग गया है, उससे ज़्यादा डेंटिस्ट के पेशेंट मेरे पास आते हैं। डेंटल विकार में, टूथ पेन में सबसे ज़्यादा बॉडी में पेन कहाँ रहता है? तो टूथ पेन रहता है। मोस्ट पेन, सीवियरेस्ट पेन जो है टूथ पेन रहता है। तो वहाँ पे हम वेधन कर्म करते, दंत मांसानी वेदये, दंत मांस के ऊपर वेधन कर्म करते। एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ट्राइजेमिनल की एक ब्रांच आ जाएंगी, जिसको डेंटिस्ट ब्रांच करते हैं, सेकंड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। उसको प्रिक करोगे तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बैठता है। संभाल के करना है, अगर पता नहीं है तो अंदर नहीं करना है कुछ, तो एग्जैक्ट एनाटॉमी देख के ही करना है। पेन मैनेजमेंट विद इन अ सेकंड। अब पेन मैनेजमेंट हो गया, फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है, तो कफवात संप्राप्ति आती है। कफवात संप्राप्ति आ गई तो वहाँ पे हम अग्निकर्म करते हैं। सुवर्ण शला का है। फिर वो श्लोक जो याद है, याद करना क्या था वहाँ पे,
क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम। दंत क्या है हमारा? अस्थि है। तो अस्थि के ऊपर अग्निकर्म कैसे करना? स्नेह से करना है। तो वहां पे मधुच्छिष्ट जो मोम होता है वो मोम हमने लगाया है, और वो मोम लगा के उसको हम अग्निकर्म कर रहे हैं। तो अस्थि पे अग्निकर्म हो चुका। तो वहां पे कफवात जो भी संप्राप्ति है वो हमें दूर होते हुए मिलती है। अब हमने कर लिया। वहां पे जो खड्डा है उसको क्या करना है? ग्रंथ में दिया है लाक्षा का अग्निकर्म, लाक्षा पूरन। लाक्षा का अग्निकर्म कहते हैं दांत इतने कड़क बनते हैं, अखरोट भी फोड़ सकते हो आप, इतना कड़क बनता है। डेंटिस्ट के फोन आते हैं, सर वो काला काला निकाले कैसे? निकल नहीं कर रहा हूँ, ड्रिल कर रहा हूँ फिर भी निकल नहीं रहा है। मैं कभी नहीं बताता, गरम करके निकलता है वो। हमारे पास आने के बाद गरम करेंगे तो निकल जाता है तुरंत। इतने सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। पेशेंट कैसे रहते पता है? सुनाई नहीं दे रहा है बच्चों को, डॉक्टर एडवाइस करते हैं यू गो फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। द कॉस्ट ऑफ वन कॉक्लियर इम्प्लांट इज अराउंड 15 to 20 lakhs, and if the institute is higher then it may go up to the 50 lakhs, 50 लाख तक पहुंच जाती है। और माता पिता वो कॉक्लियर इम्प्लांट करवा के लेते हैं। अब कॉक्लियर इम्प्लांट करवा के लिया, आगे क्या? आगे उसको सुनाई देना शुरू होता है बच्चे को। अब यहाँ पे अनकपल्ली है। मैं जब अनकपल्ली बोल रहा हूँ तो आप क्या सुन रहे हो? अनकपल्ली सुन रहे हो, बराबर। मैं अनकपल्ली बोल रहा हूँ, आप अनकपल्ली सुन रहे हो। अगर कॉक्लियर इम्प्लांट आप सभी लोगों का हो गया तो मैं अनकपल्ली बोल रहा हूँ तो आप क्या सुनोगे? अनकपल्ली नहीं सुनोगे, आप अनकपल्ली ऐसा सुनोगे, रोबोटिक साउंड होगा। अनकपल्ली नहीं सुनोगे, अनकपल्ली ऐसा सुनोगे। और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अनकपल्ली इज अनकपल्ली जिंदगी भर। आपको आयुर्वेद बोलोगे तो आप सुनोगे आयुर्वेद, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आयुर्वेद इज आयुर्वेद। दैट इज अ कॉक्लियर इम्प्लांट, एंड आफ्टर 5 to 6 10 years then again go for a 15 lakh ऑपरेशन अगर इलेक्ट्रोड खराब हो गए या इलेक्ट्रोड आर नॉट सपोर्टिंग। मैंने एक बच्चा देखा है उसके मेटालिक इलेक्ट्रोड की वजह से उसको गैंग्रीन हो चुका अंदर, और पूरी तरह से विद इन 6 months वो एक्सपायर हो गया। इतने बैड एग्जाम्पल देखे। सो इफ यू आर अ वेल्थी पर्सन देन गो फॉर दैट, बट अगर नहीं हो तो हमारा विद्या कर्म काम में आता है। इट टेक्स टाइम, 1 साल लगते, 2 साल लगते, लेकिन अनकपल्ली सुनने के लिए 2 साल सफिशिएंट है। और हम वहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। ये वेदन कर्म है कर्णपाली समन्तात केशांत संधि। एक्यूरेसी फार मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है, आज 1 mm भी चूक गए तो 1 साल भर करते रहोगे, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। अरे विधुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली, विधुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली, केशांत संधि, एग्जैक्टली केशांत संधि के ऊपर। इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें हम रिजल्ट देते हैं, सारे माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। पेनिस के डिसऑर्डर आजकल का सबसे, अभी पता नहीं, मैं यहाँ घूम रहा तो मुझे इतने इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं दिखे। आज जब सुबह गए थे तो हमारे पुणे में तो एक कॉलोनी में 2 इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, इतने क्लिनिक बन चुके हैं। इनफर्टिलिटी आजकल मेल इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन, एजोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया, वेरिकोसिल, कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब जैसे मैं इतने दूर से आया हूँ यहाँ तक, हमारे यहाँ इतने दूर से पेशेंट आते हैं, कन्याकुमारी से, विशाखापट्टनम से, नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, क्योंकि इसके रिजल्ट कहीं है ही नहीं। और पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेते, महीने में 1 बार आते, और 6-7 महीने में उनका क्योर हो जाता है। तो ये विधन कर्म मीन्स लोकली चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये बहुत उपेक्षित पार्ट होता है। साउंड है, साउंड जाके ऑडियो जाके, इसमें ब्लूटूथ है सर? ब्लूटूथ है ना? है इसमें? हाँ,
कौन सा है? ब्लूटूथ फिलिप्स पैराडाइन नहीं ब्लूटूथ यूएसबी हो गया नहीं उसका नाम ब्लूटूथ ही रहता है। नया सेलेक्ट करना, ऐड डिवाइस। का ऑडियो यूजर डिवाइस है। ब्लूटूथ कहाँ पे टर्न ऑन है? ब्लूटूथ కనెక్ట్ అయిందా? అయిందా? चलो కనెక్ట్. थैंक यू। नहीं आ रहा సౌండ్ పెంచు. आ रहा है, आ रहा है। करो बड़ा करो, बड़ा साउंड करो, बड़ा बड़ा थोड़ा, बस बस। बस बस। ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हमें बहुत मिलते हैं। आवाज बंद हो गया फिर से। बस मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ, जब भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होते समय क्या प्रोसीजर रहती है? जात मात्र परिचर्या। क्या होता है? बच्चा 9 मंथ womb में रहता है मदर के। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी he comes out of the swimming pool, that is basically swimming pool for him। तो वहाँ से आता है। all the indriyas are covered by water, that is amniotic fluid। so ear, nose, tongue, eyes, there is no single sensation, even breathing is done by the umbilical cord। so he is basically half dead, half live kind of। heart is going on but eyes are not working, ear is not working, nose is not working, because all it is covered by amniotic fluid। when he comes out of the body after the delivery, he starts crying। after cry he get oxygen, and with the help of that oxygen all the indriyas get activated। so he can look, he can hear, he can sense the touch of his mother, he can taste also, but in small amount। and after the age, as the age increases and his senses get more accurate, more and more accurate। but at the time of birth one condition happens, there is a lack of oxygen to the brain, that is called as hypoxia, and it may occur due to the lengthened delivery। if delivery gets lengthened, then he may get hypoxia। due to the hypoglycemia also, he may land into the cerebral atrophy, cerebral pathologies। due to meningitis also, there is a contamination in the while the during any bacterial meningitis, viral meningitis, anything। इन सम डिलीवरीज इन सीजर सेक्शन ऑल्सो, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो इंद्रिया जो है एक्टिवेट शुरू होना बंद हो जाती है। इसको कहा जाता है सेरेब्रल पाल्सी। बड़ों में होता है तो हम पैरालिसिस कहते हैं, छोटे बच्चों में होता है तो सीपी केसेस कहते हैं, और वो कंटिन्यूसली डैमेज्ड सिंस बर्थ हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन कम होने की वजह से सेरेब्रल एट्रोफी में लैंड हो जाते हैं। बेसिक यही होता है कि वहाँ पे रक्तम जीव स्थिति प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णे, जो जीवन हीलिंग कर्म है ब्लड का, ब्लड वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, वो गुणात्मक उसको क्षय हो गया और वो एट्रोफी में लैंड हो गया। तो ये सारे बच्चों का क्या होता है, माइलस्टोन्स है वो डिलेड हो जाते हैं।
माइलस्टोन्स क्या रहता है? 3 महीने का बच्चा गर्दन पकड़ेगा, नेक होल्डिंग एट द टाइम ऑफ 3, सिटिंग विदाउट सपोर्ट एट द सिटिंग विथ सपोर्ट एट द 5, सिटिंग विथ सपोर्ट विदाउट सपोर्ट 6, with support at 5, without support 6 to 7, walking with support at the 9 month, walking without support 12th, 1 year walking without support. And if walking without support is not happening at the age of 12 months, that is called as fakka, yo पादाभ्याम न गच्छति, संवत्सर बालको यो पादाभ्याम न गच्छति। 1 साल का बच्चा जो पैर से नहीं चल रहा है वो फक है, देर इज समथिंग डिफॉर्मिटी। ये बच्ची है 6 साल की, बच्ची चल नहीं रही है, बैठ नहीं रही है, किसी का सुन नहीं रही है, बट ये जो गाना है ये गाना लगाएंगे तो थोड़ा हिल रही है और वो मूवमेंट की कोशिश कर रही है। अब गाना लगा के हिल रही है, बाकी आंखों से बोल रहे दिखा रहे तो दिखने नहीं दे रहा है, कानों से कितना भी बोलो सुनाई नहीं दे रही है, टच पता नहीं है, मोमबत्ती को हाथ लगा रही है, किसी शार्प एज को पकड़ रही है, नो सेंसेस एट ऑल। तो जब बच्चा पैदा होता है, सेम स्टोरी, पैदा होने के बाद सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ना हो तो ग्रंथ में क्या आया है, काश्यप संहिता में, कान के बाजू में अश्मनो संगठनम, कान के बाजू में बजाना है। क्यों? पंच महाभूतों की उत्पत्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसी उत्पत्ति है। ऐसी उत्पत्ति नहीं है, रस गंध शब्द स्पर्श, पहले शब्द की उत्पत्ति है। बच्चे का उत्पत्ति हो रही है, बच्चा जन्म ले रहा है, पहले कान में आवाज जाना ही चाहिए। अगर हाइपोक्सिया है वो दूर करने के लिए कान के बाजू में अगर लगाएंगे तो क्या होगा कि उसके इंद्रिय जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। बाकी जात मात्र स्पर्श, अब मैं बताता हूँ, शब्द दिया, शब्द के बाद स्पर्श की उत्पत्ति है, इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो परिमार्जन बताया है, तैल तिल तैल तिल तैल लग के परिमार्जन करना है। शब्द स्पर्श रूप, रूप के लिए जात मात्र परिचरण में अंजन आया है। शब्द स्पर्श रूप रस, पानी तल मात्र में नवनीत पान आया है, पानी तल मात्र में नवनीत का पान करना है। रस और गंध, गंध में अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने हैं, अच्छे अच्छे उसको घर में लेके जाना है और धूपन देना है वचा का वेखंड का, क्योंकि आगे जाके वो ग्रह बाधा में ना लैंड हो जाए। ये सारे इंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए बताया। अब इंद्रियों को एक्टिवेट हो गया, आगे घर पे लेके जाना है, माता का स्तनपान दूधपान सारा बताए। लेकिन हमारे बच्चों को हो रहा ही नहीं, कुछ सारा रुक गया है, रुक गया है। तो कहाँ गए हैं? ऐसे व्याधि में भू मध्य शंख करना है। अब यही शंख क्यों? अब ये इंद्रियां आ गई। कौन सी इंद्रियां? आँख, कर्ण, नासा, जिह्वा और स्पर्शन इंद्रिय, 5 इंद्रियां आई। इनकी उत्पत्ति कैसे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द की उत्पत्ति। तो ट्रीटमेंट करते समय गंध रस पहले रिजल्ट देता है, नासा देता है, आँख देती है, त्वचा देता है, बाद में कान, सबसे लास्ट कान में रिजल्ट देता है। उल्टा इंद्रिय खोलते समय। अब ये 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों का वहन 4 स्रोतों से होता है। कर्ण व स्रोतस, नासा व स्रोतस, चक्षु व स्रोतस, और जीव है 2 स्रोतस करते हैं। एक स्पर्श भी समझता है जीव, जिह्वा को, गरम और शीत ये समझता है, और ज्ञान भी होता है, मीठा है, कसेला है, तो 2 ज्ञान लेती है। तो ये 4 इंद्रिया 5 इंद्रियों के अर्थ का वहन करती है स्रोतों के माध्यम से। कहाँ? ख चतुष्टय संग में, जिसको श्रृंगाटक कहा जाता है। श्रृंगाटक मर्म, ख चतुष्टय संग में श्रृंगाटक, श्रृंगाटक से शंख, शंख से मन तक वो चले जाता है। इसीलिए जब आदमी मर रहा है, मर जाता है लेकिन उसका सेंस बंद हो रहा है, तब शंख मर्म प्रदेशी वेदना, तो स्नेक बाइट हो गया, शंख प्रदेशी वेदना, विष वेग के लास्ट अवस्था में ज्वर हुआ है, ज्वर के मोक्ष में
मर रहा है व्यक्ति तो शंख प्रदेशी वेदना ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मन से इंद्रियों का जो है वहन टूट जाता है, आदमी मर जाता है। दैट इज द ब्रेन डेड पेशेंट। तो हमारा ब्रेन कहाँ है? आयुर्वेद में ब्रेन जानते हैं? नहीं, आयुर्वेद का ब्रेन दोषों में है। जैसे उदानम बल उच्चते, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, बल वर्ण स्मृति क्रिया। वायु, उदान वायु का कर्म है स्मृति, साधक पित्त का कर्म है अभिमान धी बुद्धि, प्राण का कर्म है बुद्धि धारण। तो ये दोषों के हिसाब से हमारा बुद्धि का वहन आया है, ये बच्चों का रुक गया है, इसीलिए भ्रू मध्य शंख के ऊपर वेदन कर्म करते हैं। तो ये जो अटक गई ये संज्ञाएं हैं, वो संज्ञाएं शुरू होने के लिए हमें फायदेशीर होती है। कहीं पे भी विद्या नहीं करते, एग्जैक्टली रहता है। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ? स्टैंडिंग विथ सपोर्ट जो रुक गया था, बाद में वॉकिंग विथ सपोर्ट, बाद में वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, जो रुक गया था हमने सिर्फ शुरू किया। हीलिंग कर्म बच्चे का अपना अपना काम करता है। अब जब सिर्फ गाना ही सुन रही थी, सिर्फ गाने से ही हिल डुल रही थी, अब वो एक एक साउंड को ग्रास करना शुरू हो गया। पापा का साउंड शुरू हो गया सुनना, पापा का शुरू हो गया। घर वालों ने बोला सर अभी तो चल रही है, लेकिन पापा का ही सुन रही है और वो गाना सुन रही है, बाकी किसी का सुन नहीं रही है, किसी का फॉलो नहीं कर रही है। और वो फॉलो तो करती ही नहीं, कुछ भी आंखों से फॉलो करती ही नहीं। तो हमने क्या किया? आंखों के विद्या कर्म शुरू किए। इंद्रिय है, इंद्रियों के विद्या कर्म शुरू किए, और उन्होंने वही गाना लगाया फिर से। उसको नाचना नहीं आता था, डांस नहीं आता था, डांस कैसे करना पता नहीं था। अब उसने देख लिया ये कैसे डांस कर रही है, अब वो एक्सेप्ट कर लिया, अब रुक नहीं रही है। उन्होंने बताया फॉलोइंग उसका बढ़ गया, यहाँ तक रुकते नहीं। एक मराठी में एक स्लोगन है, ऊस गोड लागला तो मुड़ा सकट खाऊने। अगर अच्छी ट्रीटमेंट लग रही है तो पीछे नहीं जाना है उसके पूरी तरह से, पेशेंट छोड़ दे नहीं। सर ये भी ठीक नहीं बोले। उन्होंने क्या बोले? सर ये बातें नहीं कर रही है, उसको याद नहीं रह रहा है। याद कहाँ से होता है? जब सुनता है। अब ये सुन नहीं रही, तो मैंने पूछा तो क्या खाई है? तो कर्ण का हमने जब विद्या कर्म शुरू किया तो उसको पता नहीं चलता था स्कूल में क्या कही। उसकी मदर बोलती थी सर स्कूल में क्या हो रहा है ये बताती नहीं हमें। मैंने पूछता था मैं उसको तूने क्या खाया है, तो वो रैंडम होती थी। और ये जो वीडियो है वो बताने लगी क्या खाई, वो बताने लगी। घर वाले बोले सर इसका हैंड का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। हैंड का कर्म आ जाता है वातज में, क्षिप्र मर्म के अंदर आ जाता है। उसका शुरू किए तो ABCDEFGHIJK Z तक लिख रही है। ए जो खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती, या ऐसे बच्ची लिख रही है। अब जो है कहा गया था कि सर ये श्लोक भी पाठ नहीं करती, कुछ पढ़ाई भी नहीं करती है। उसको फिर शंख और भ्रू मध्य के विद्या कर्म शुरू किए। अभी क्या हो रहा है? उसकी जिह्वा स्पष्ट नहीं है, फिर जिह्वा के शुरू किए हमने, और पूरी तरह से वो अभी नॉर्मल बच्चों में लैंड कर चुकी है। अभी जिह्वा के विद्या कर्म हो जाएंगे, उसके बाद पूरी तरह से जो कहते हैं ना बच्चा जो ठीक नहीं होता, ऐसे मेरे पास कम से कम अभी 3,500 से 4,000 बच्चे हैं। जब क्लिनिक में एंट्री करता हूँ 200 बच्चे रहते, सारों का विद्या कर्म करके बाद बड़े लोगों का शुरू होता है। और इतने सारे एविडेंस से एक देख सकते हो, ऑटिज्म, एक को पकड़ के 4 लोग को विद्या कर्म करना पड़ता है, इधर उधर घूमते रहता है,
किसी का नहीं समझता है, कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं समझता है, उसको आय ठीक नहीं है क्या? ठीक है। उसके कान खराब है क्या? नहीं, एनाटॉमिकली कान ठीक है। इसकी टंग खराब है क्या? नहीं, ठीक है, सारा ठीक है। तो बातें क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो शंख के पहले की जो संप्राप्ति है वो उसकी बंद है, फिजियोलॉजी। क्योंकि आवरण आया है, ये आता है क्यों, लिख लीजिएगा। आवरण आता है एमएमआर वैक्सीन के बाद ही आता है, और एमएमआर वैक्सीन के साइड इफेक्ट में ऑटिज्म आया है, और उसकी वजह से कंटिन्यूअसली इनको जो भी बोलो समझता नहीं, कंटिन्यूअसली रोते हैं। कभी देखा हो ऑटिज्म के पेशेंट? तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, भाई इसको क्या बोलने के बाद, क्या सुनने के बाद थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते हैं? उन्होंने कहा सर ये किसी का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसका जब बाप आता है, व्हेन हिज फादर कम्स आफ्टर हियरिंग हिज साउंड समवट ही गेट रिलैक्सेशन। तो मैंने कहा पापा जी को, पापा जी अभी छुट्टियां लेना है आपको, 6 महीने में ऑफिस छोड़ना है, बच्चों को ठीक करना है। तो पापा जी ने छुट्टियां ली, और छुट्टियां लेने के बाद मैंने कहा पापा जी रोज बातें करो, हमारे स्टूडेंट के पास रोज विद्याकर्मा के लिए जाओ। पूरी इंडिया से पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट मेरे पास रेगुलर नहीं रहता, मैं फर्स्ट डायग्नोसिस करके जहाँ जहाँ पे विद्यार्थी है वहाँ पे विद्याकर्मा के लिए भेज देता हूँ, और फिर 1 महीने के बाद फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ। 1 महीना हो गया, ऑटिस्टिक पेशेंट, जो बच्चा ऐसा था वो पापा जी को फॉलो करते। इसमें खराब क्या हो गया, जब भी बीमारी होती है एलोपैथी का सिट्रीजिन देते, सर्दी खांसी हो गई, और वो फिर से बंद हो गया। समर्थक यायला तैयार नहीं, बचाने को तैयार नहीं, क्योंकि सिट्रीजिन की वजह से सारे दोष अंदर ही रुक जाते, सूख जाते। फिर से आवरण आता है, फिर आता है नाक का विद्याकर्मा काम। ऐसे 7 लोगों की हमने शादी करवाई है 10 साल के ट्रीटमेंट के बाद में, सारा नॉर्मल ला के कपल की शादी करवाई है। इतने नॉर्मल ये बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता का इजी हो जाते हैं। जैसे 12 साल की है, वो मेरे पास आई थी, सिर्फ क्रॉलिंग करना शुरू किया उसने। क्रॉलिंग करने के बाद 1 महीने के विद्या के बाद डक वॉक, फ्रॉग वॉक कहते हैं इसको, उसके बाद स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, कलर आइडेंटिफिकेशन, सारे नेत्र के शंकमर्म के माध्यम से होगा। फिर बाद में वॉकिंग विथ सपोर्ट, सारे आधुनिक तंत्रों का इस्तेमाल करके। अभी तो मैंने फॉरवर्ड किया क्योंकि गंदी गंदी गालियाँ भी सीख ली उसने, पिताजी जो देते थे। तो वो इतनी अच्छी तरह से हम ट्रीटमेंट में वो मानस विकार में घुस सकते हैं। ये करते समय मैं हमेशा बताता हूँ कि एक्यूरेसी जो ग्रंथ में दी है, जैसे उपनासिका ललाट वाम, उपनासिका ललाट हम ULA ऐसा बोलेंगे, और दूसरे इसमें बताया गया है AUL। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विद्याकर्मा का, कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, कौन सा कब लेना है, और उसके बाद में पहले क्या करना है। शोणित मोक्षण के बाद उपनाह, पुटपाक के बाद रक्त विस्त्रावन, सूर्यावर्त विधि के बाद सिराव्याध, ऐसा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम प्रधानमंत्री की अभी ये कल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो स्टेज में बिठाने के लिए पहले नगर सेवक को कभी नहीं बुलाते, पहले प्रधानमंत्री को बुलाते, सबसे बड़ा आदमी, उसके बाद में बाकी पोस्ट रहती है। वैसे ही श्लोक में वर्णन करते समय पहले जो दिया है वो इम्पोर्टेंट रहता है, पहले करना होता है, बाद में जो दिया है वो बाद में करना होता है, ऐसे रहता है। और जो जिनमें नहीं करना है, लिमिटेशंस है, सिरोस्पाद, सिरार्श, अक्षिपाक, अन्यतवाद, कुयाल, स्वाद, ये वेद्य व्याधि इनमें करना है, अवेद्य उसमें नहीं करना है। तो ये सारा पढ़ के देख के आंखों की विद्याकर्मा के पीछे जाना है। एक्यूरेट है, सीक्वेंस है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। अगर इसमें हम गलती करेंगे तो विद्याकर्मा करोगे, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे भ्रू मध्य कर रहे हैं, अपांग मर्म के ऊपर 2 उंगली, भ्रू उच्च पे, और उपनासिका जिसको नाभसा समीपस्थ कह सकते हैं, जो ग्रंथ में आया है, और भ्रू उच्च, ये करेंगे तो हमें नेत्र विकार में अलग अलग मिलते हैं। सब कंजक्टिवल हिमोरेज, इसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन व्याधि में क्या है, शुक्लगत विकार है। तो सिंपल भ्रू मध्य, अपांग प्रदेशी और भ्रू उच्च के ऊपर हम वेदन कर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, शुक्लगत विकार तुरंत कम हो जाते हैं।
1 डे में अगर आई ड्रॉप लेने जाओगा पेशेंट जाएगा तो उसके पहले ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, इसमें हमें मिल जाए। एक पेशेंट सुबह किया मैंने बच्चों को सिखाने के लिए, मेरे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए थे मॉडर्न के, ये कैसे होता है बोल के, मैंने कहा सिर्फ ऑब्जर्व करो। उनके पिताजी को लेके आए थे, मैंने बिठाया और उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था, सर ये शाम तक ठीक हो गया। सुबह किया शाम तक ठीक हो गया। ऐसे ही मैं छोटे बच्चे के लिए करता हूँ, तो बच्चे करते समय एक मेरे पास बच्चा आया था, उसको हाइपोक्सिया था, दूसरे दिन मेरे पास आया था, दूसरे तीसरे दिन पैदा होने के बाद। और ऐसा आने के बाद हमने उसको सेरेब्रल पाल्सी था, हाइपोक्सिया था और पूरी बॉडी इनएक्टिव हो रही थी। तो हमने शुरू किया था, करते समय उसने बताया था उसके माता पिता ने, सर हमने इसका ऑकुलर विजन भी चेक करवाए तो आईज उसके डेवलप नहीं है और वो एनाप्थैलेमस में है बच्चा, तो आप इसकी भी चिकित्सा साथ में कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है करेंगे। जब मैंने विद्याकर्म शुरू किया तो उसके पिताजी ने बताया कि सर ये लाइट को फॉलो कर रही है, तो हाथ को फॉलो नहीं कर रही है, हाथ को फॉलो नहीं कर रही थी, सिर्फ लाइट को फॉलो कर रही थी। अब कुछ ही दिन में, एक ही विजिट में 15 दिन के बाद वो बच्ची हाथ को फिंगर काउंटिंग को फॉलो कर रही थी। और कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद वो बच्ची, मेरे पास एक वीडियो है, वो खुद ट्रेन में जाके बैठी है अपनी जगह पे। उसके माता पिता ने बताया ये तेरी जगह है, अपने आप ट्रेन में जाते समय उसने बैठी, ट्रेन स्टॉप हुई वो जाके बैठी है। तो दैट इज द मिरेकल ऑफ विद्याकर्मा। स्टिल ट्रीटमेंट चालू है उसकी। उसके पिताजी बोल रहे हैं तो छोटी छोटी बटन रहता ना, ये बटन उठा के ला के देती है हमें, छोटे छोटे जो मूंग के दाने वो उठा के ला के देती है। वो मराठी में पीछे बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकती है। ये ट्रीटमेंट में मुझे पूरे पुणे में फेमस कर दिया था मॉडर्न के हॉस्पिटल में। तो ये इसको कहा जाता है कि ये देखें एनाप्थैलेमस, इसको कहते हैं लैगाप्थैलेमस, आँख काम नहीं कर रही, विथ ऑप्टिक एट्रोफी था, वो ऑटोमेटिक था पेशेंट को और कुछ नहीं काम कर रहा था। उसको अलग अलग इससे विद्याकर्म करने से पूरे आँखों के मूवमेंट और विथ ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, जिसको ना कोई मेडिसिन ना कोई सिंगल दवाई, मैं ट्रीटमेंट करना एलोपैथी के डॉक्टर ने ऑब्जर्व करना, ऐसे हमने काम शुरू किया था। अभी हमें ससुन के हॉस्पिटल ने रेटिनोस्कोप ऑप्थेल्मोस्कोप गिफ्ट किए हैं, सर मॉडर्न के आप देखिएगा। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं देखूँगा, आप देखिएगा, मैं ट्रीट करता हूँ, आप एनालाइज करेगा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसे ही हम रिपोर्ट निकालते हैं, वो रिपोर्ट निकाल के देते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे विट्रस ब्लीड है, वो विद्याकर्म के बाद कम हो रहे 7-7 दिन में। हमारे 2-3 पीजी स्टूडेंट है, वो अभी ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ में विद्याकर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारे विकार रहते हैं ईएनटी में जो हमें रिजल्ट नहीं देते। जैसे कि ये सबको पता है बेल्स पाल्सी है, बेल्स पाल्सी में अप रोलिंग हो जाता है, हवा निकलने लगती है। तो हम मसल के हिसाब से, ट्राइजेमिनल नर्व के हिसाब से, फेशियल नर्व के हिसाब से उसमें मॉडर्न का नॉलेज डाल के अलग अलग प्रकार से हम वेदन कर्म शुरू करते हैं। और वेदन कर्म करने के बाद हमें दिखाई देता है कि जिसको 10-10 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं, ऐसे पेशेंट हमें विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर ठीक होते हुए दिखते हैं। जैसे मेरा अभी तो पिछली दिवाली में धनत्रयोदशी के दिन पेशेंट आया बेल्स पाल्सी का, और 5वें दिन पाड़वे के दिन उसको देखने आने वाले थे पसंद करने के लिए वो लड़की को। तो उसका चैलेंज था, 5वें दिन हमने ठीक कर लिया, उसकी शादी भी हो चुकी, उसका मेरे पास पूरा डिटेल भी है। तो इतनी हम फास्ट चिकित्सा सोसाइटी के लिए दे सकते हैं। अगर देखिएगा वो स्टीरॉयड लेती और आती नहीं थी तो एक इधर से ही देखना पड़ता था उसको, एक साइड तो पूरा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, छोटी बच्चियां हैं। देखिएगा 29 अप्रैल से 2 मई तक हमारे स्टूडेंट ने किया है एमपी में, उन्होंने फोटो भेजा था। ये हो गया विद्याकर्म के बारे में। अग्निकर्म के बारे में भी हमारे पास है। तो अग्निकर्म करते समय आपने अलग अलग प्रकार के अग्निकर्म देखे होंगे। तो अग्निकर्म कब करते हैं? तो अग्निकर्म अत्यग्र शूले दहेज, जहाँ जहाँ पे वेदना ज़्यादा है ऐसे समय में अग्निकर्म करते हैं। विद्याकर्म की जगह पे भी हम अग्निकर्म करते हैं।
ये हो गया अग्निकर्म हम कर रहे हैं। लेकिन अग्निकर्म करते समय जो कॉलेज में किया जाता है अग्निकर्म, वो कॉस्मेटिक अग्निकर्म हो गया, जो हम जलाते हैं ना। तो गुप्तेश्वर करते समय कंडक्शन मेथड से अग्निकर्म करते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉस्मेटिक पद्धति से अग्निकर्म करूँगा तो हमें बार बार अग्निकर्म करने के लिए वो पेशेंट भी राजी नहीं होगा और वहाँ पे रिजल्ट भी नहीं आते। रिजल्ट आते हैं लेकिन दूसरे दिन पेशेंट को वही जगह पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम व्रीहि के हिसाब से हमें धातुगत अग्निकर्म कहाँ तक लेके जाना है वो अग्निकर्म करने के लिए चांस मिलता है। और सुवर्ण शलाका से हम कंडक्शन मेथड से अग्निकर्म करते हैं। कुछ लोग इसको अग्निकर्म नहीं बोलते, लेकिन अग्नि से किए जाने कर्म वो अग्निकर्म कहते हैं। सिंपल है, अग्नि से कर्म करेंगे तो अग्निकर्म है। हम रक्त से रक्त निकालने का कर्म करेंगे तो रक्त मोक्षण कर्म है। निडल से कर्म, वेदन से कर्म करेंगे तो वो विद्ध कर्म है। तो शब्द में नहीं पढ़ते हम इसको, अग्निकर्म है ये। और वैद्य राघव गुप्तेश्वर के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। अत्यग्र शूलेद है, अभी इसमें MRI में चेंजेस, CT स्कैन में चेंजेस, डिस्क बल्जिंग चेंजेस, ये सारे पेशेंट के चेंजेस के डाटा हमने कलेक्ट किए हैं। सारे पेशेंट के ऊपर डिस्क पहले प्रोट्रूजन था, डिस्क बल्जिंग था, कैनल स्टेनोसिस था। सिर्फ एक ध्यान में रखना है, ये चिकित्सा बस्ती जैसी अर्ध चिकित्सा है, पूर्ण चिकित्सा नहीं है। तो आपको साथ में निदान परिवर्जन, औषधि चिकित्सा, उसके साथ में हो सकता है तो पंचकर्म चिकित्सा, हो सकता है तो पिंड स्वेद, साउथ में जो इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल, जो भी है चिकित्सा हम करते वो करना ही है। ये सिर्फ बूस्ट वाली चिकित्सा है जो हमें पेशेंट को रुकाएगी। अगर पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको कहते हैं कि पेशेंट भाई तुझे ये 3 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, और हम 3 महीने तुझे पंचकर्म करेंगे और 3 महीने में तो ठीक हो जाएगा। पेशेंट बोलेगा मेरी आज ड्यूटी को जाना है, उसका क्या, मुझे आज दर्द हो रहा है, उसका क्या। उसके लिए विद्यकर्म अग्निकर्म आता है और तुरंत उसको पेशेंट को रिलीफ आती है। और हम डेली कर सकते हैं, 1-2 दिन बाद कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। हिल पेन, सुबह उठते हैं चल ही नहीं सकते और थोड़ा टाइम के बाद चल सकते हैं, ऐसी कंडीशन आती है तो कैल्केनियन स्पर होता है। अब गामित के अनुसार वहाँ पे ये मृत्तिका शलाका है, मृत्तिका शलाका का अग्निकर्म करते हैं। और वो अग्निकर्म करने के बाद वो जो वहाँ पे स्पर बढ़ा हुआ है उस पर कम होते हुए हमें दिखता है। सबको पता ही है कॉर्न, जब भी कॉर्न होता है कॉर्न को कट करके अग्निकर्म किया जाता है। क्षार लगाते हैं, कुछ लिक्विड्स आते हैं, कॉर्न कैप आती है, लेकिन अग्नि से किया हुआ जो है वो अपुनर्भव है। कॉर्न को डायरेक्ट शलाका से अग्निकर्म करके बर्न करना होता है। फ्रोजन शोल्डर, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, अवबाहु कहते हैं, बाहुशोष भी आ जाता है उसमें। ऐसे समय में गुड़ का अग्निकर्म आता है। विशेषतः डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर है तो गुड़ जो है, मराठी में बोलते हैं कांटे ने कांटा काटला, कांटों से कांटे निकालते हैं ना, वैसे गुड़ से डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर निकाला जाता है। गुड़ गर्म करके फ्रोजन शोल्डर के ऊपर वहाँ पे एग्जैक्टली अंशयोः अंतरे, यहाँ पे ऐसा करने के बाद जो डिप्रेशन आता है वो अंशयोः अंतरे है। तो डायबिटिक फ्रोजन वाला इतना तो नहीं कर सकता है, इतना ही करेगा कि नहीं जी इतना ही करेगा। तो जो अंशयोः अंतरे पेशेंट के यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा। अपने इसमें देखना है तो इतना आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो डिप्रेशन आता है वहाँ के ऊपर गुड़ का अग्निकर्म करते हैं और पेशेंट तुरंत हाथ ऊपर करते हैं। अम्बिलिकस, अम्बिलिकल हर्निया है, इसको तो सर्जरी बोली जाती है, इसमें ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं। अम्बिलिकल हर्निया में रिड्यूस करके ताम्र शलाका से हम अग्निकर्म करते हैं, पेशेंट को काफ़ी अच्छा ठीक लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, वो भी रिड्यूसेबल है इनिशियल स्टेज में और उसमें सर्जरी एडवाइस नहीं की जा सकती, तो अग्निकर्म फायदा आता है। कॉस्मेटिक अग्निकर्म, इसको क्या दिखाना, पकड़ना है और जला के काटना है, सिंपल।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कामला, कामला कब कब होती है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। दो प्रकार की होती है, एक बहुपित्त कामला, दूसरी होती है रुद्धपथ कामला। रुद्धपथ कामला में अवरोध रहता है, बहुपित्त कामला में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो बहुपित्त कामला कब कब होती है? एक हेपेटाइटिस ए, बी, ई, सी हेपेटाइटिस में होता है। बाद में हिमोलाइटिक जब कंडीशन आती है, ब्लड वेसल ब्लड सेल्स टूटते हैं, उसको हिमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। कुछ डिसीजेस रहते हैं जैसे कि अल्कोहलिक एन्सेफेलोपैथी के कंडीशन में भी हमें लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर में, एक्यूट लिवर डिसीज में हमें जॉन्डिस मिलता है। कुछ स्प्लीन बढ़ाने के जो डिसीज रहते हैं जैसे गाउचर्स डिसीज है, जिसमें स्प्लीन बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है छोटे बच्चों में, ऐसे हमें दिखते हैं। तो ऐसा अगर छोटा बच्चा रहे एट द एज ऑफ 0 ईयर 1 डे का, या 110 साल का बच्चा रहेगा, आदमी रहेगा, उसको हम अग्निकर्म करते हैं। जहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं देती है, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट रिजल्ट देती है हड़कुंड से। तो बिलिरुबिन 2, 3, 4 है तो इसको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलिरुबिन कोई भी चीज़ से कम नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन इज क्रॉसिंग 30, 40, 50, 60, 72 तक बिलिरुबिन के पेशेंट है मेरे पास, जिसको मैं हाथ लगाऊंगा तो सर के टोपी इतना मेरा हाथ पीला हो जाएगा, इतना वो हल्दी उसके निकल जाए, उसको हलीमक कहते हैं। ऐसे कंडीशन में ये हरिद्रा जो है पारंपरिक पद्धति से गर्म करके राइट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में किया जाता है। तो कब करना है कब नहीं करना है, ये जब तक देखते नहीं है हम तब तक हमें आइडिया नहीं आती। नहीं तो रैंडमली करने को जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आते हमें। तो राइट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पहले लोग ड्रग्स लग के ऐसा स्निफिंग करते थे या जो भी नस ओढ़ते थे वो करते थे, तो वहाँ पे हम अग्निकर्म करते हैं। तो बेसिक आइडिया है कि डोज से बिलिरुबिन कम होते जाता है पेशेंट का। सेम ट्रीटमेंट डिफरेंट थिंकिंग। इधर ये टकले लोग आके बैठते हैं क्लिनिक में और पहले पता नहीं था कि कैसे करना है, टकले को समझा दिया ऐसे ऐसे करना है बोल के, बिफोर ट्रीटमेंट समझा दिया। मेरे पास ओपन ओपीडी है, सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठने के बाद काउंसलिंग करता हूँ मैं। तो करते समय मैंने बताया कि भाई टकले को बाल लाएंगे, हम ऐसे करेंगे, तो सारे लोग ऐसे अटेंशन देते हैं। तो पहले पता नहीं था कहाँ करना है, मैं रैंडमली करता हूँ, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था। गोपी सर एक्सपायर हो चुके थे, कहाँ करना है बताने के पहले सर एक्सपायर हो गए। फिर रिजल्ट आ गया आफ्टर 4 मंथ्स। और हम अभी देखिएगा जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, एलोपेशिया टोटलिस है, अलग अलग नाम है। इसको एक भी बाल नहीं है सर के ऊपर, एक भी। और उसके 6-7 साल हो गए लाइफ के, कुछ भी नहीं है। फिर भी थोड़े थोड़े पैचेस है उसमें, थोड़े थोड़े 1-2 पैचेस बचे हुए, इतने अच्छे हम रिजल्ट दे सकते हैं। और उसको फिक्स करते हैं हम तिरुपति को बहुत सारा हम लोगों को भेजते हैं। टकला तो नहीं करते, लोग बोलते तिरुपति जाके तिरुपति जाएंगे तो टकला करके ही आते हैं वहाँ पे। तो आने के बाद हम तो तिरुपति का पेशेंट बोलते हैं अभी इसको। जब भी पेशेंट आते हैं तिरुपति जाके आएंगे तो टकला करके आएंगे, तो हमें ऊपर से विद्याकर्म के लिए 6 ही विद्याकर्म करते हैं, 6 एक्यूरेटली विद्याकर्म। जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं हमारे पास आके बैठते हैं ये विद्याकर्म करने के लिए। जब उसका मूवीज नहीं होते हैं पूरा टकला करके आते हैं, टेंशन आता है उनको बाल जाने का। 6 विद्याकर्म। अब हमारी एक केस देखिएगा, बुढ़िया औरत है, 67 ईयर की है। मैंने नहीं, मेरे स्टूडेंट ने वनपाल में पंकज ने केस थी। ऐसी पेशेंट आई, पेशेंट को सारे रिजल्ट आ गए, हमारे वीडियो देख के हमारे स्टूडेंट के पास चले गई और उसने कहा कि सर हमें करो, बोले करते हैं, किया तो ऐसा हो गया, पूरा वो भर गई। तो हम 90 उम्र तक करते हैं, प्रैक्टिस इंक्रीज है। ये सारे फिल्म स्टार आके बैठते हैं, टकले से नहीं समझेंगे फिल्म स्टार है बोल के, तो रिजल्ट आते हैं। रजनीकांत को भी लाना चाहते हैं हम, लेकिन पता नहीं अभी। उद्देश्य एक ही है, जैसे मैंने कहा कि हम इतने ओपीडी करते हैं, मैं हमेशा जाता हूँ। एक अच्छी बात है, मैं क्रेडिट हमेशा लेता हूँ, लेकिन हमारे पेशेंट कहीं जाते ही नहीं। मैं अगर नहीं गया तो कभी भी दूसरे के पास पेशेंट नहीं जाता,
एलोपैथी में जनरल प्रैक्टिस हो, उसको बुखार आया है, आप नहीं बैठोगे तो बाजू वाले क्लिनिक में जाता है। मेरा पेशेंट कहीं नहीं जाएगा। और कल मेरा पेशेंट हरिद्वार से आके बैठा है और उसको कहा मैंने कि मंडे में ओपीडी में मैं आने वाला हूँ। वो कहा सिर्फ मैं मंडे तक रुकता हूँ, पुणे घूम देता हूँ। मैंने मेरा प्लेन का टिकट कैंसिल कर दिया है। तो उनका डिवोशन इतना है। देखिएगा, नेपाल से पेशेंट आते हैं, नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, दुबई से दिल्ली, दिल्ली से पुणे। मैं एक पेशेंट की खासियत बताता हूँ। जो हमारे ये ऑटिज्म के रिजल्ट है ना, एक हमारे पेशेंट ने रिजल्ट देख लिए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर डॉक्टर यू कैन, आई हैव अ चाइल्ड एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म एंड कैन यू ट्रीट हिम। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, सो कैन यू अरेंज द वीडियो कॉल विद अस। मैंने कहा ठीक है वीडियो कॉल अरेंज कर देंगे, हमारे ऐप है उसमें वीडियो कॉल करवा दिया। पेशेंट को देखा तो सिंपल माइनर ऑटिज्म के लक्षण थे। सो मैंने बताया कि आप दूर देश में हो, लंदन में हो, सो आई कैन कम हियर at the towards you, so you must come here and we will do the Vidyakarma treatment and we will see what happens. उसने कहा सर कितने दिन लगेंगे, मैक्सिमम डेज बताओ। मैंने कहा इट इज अ माइल्ड ऑटिस्टिक केस, आई नीड ओनली 6 months, मैक्सिमम 6 months, मिनिमम 1 month। उसने कहा ठीक है आई विल कम फॉर 6 months, आई विल सेंड माई वाइफ टू यू विद माई किड। उन्होंने भेजा मैंने 1-2 महीने हो गए, 2 महीने विद्याकर्मा हुआ एंड पेशेंट गॉट कंप्लीट रिजल्ट। अब एक 15 दिन पहले वो मेरे पास आ गए, इतना रोई मेरे पास, क्राइड। वो मैंने कहा क्या हुआ? सर मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा बच्चा इतना ठीक हो जाएगा। एंड ही फर्स्ट टाइम सेड मम्मा टू मी, पहले बार उसने मम्मा बोला मैंने, और मैं आपको भूलूंगी नहीं, मैं इतना सब छोड़ के आई हूँ जॉब वगैरह। मैंने कहा जॉब क्यों छोड़ा आपने? मैं कुछ स्टूडेंट को भेजता था वहाँ पे, अगर कोई लंदन में स्टूडेंट है मेरा तो वो करेगा। नहीं सर मुझे आपसे ही करवाना था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा ठीक है जॉब होगा तो हम क्या समझते हैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार का जॉब होगा। तो उसका जॉब की सैलरी थी इंडियन करेंसी 36 lakhs पर मंथ। 36 lakhs पर मंथ, 6 महीने का विदाउट पे वो इंडिया में आई थी। मैंने कहा मूर्ख औरत, मुझे बोलती मैं आ जाता 36 लाख तो ऐसी कंडीशन है। तो वो हम खुश हो गए हंसे। मुझे यही बताना है चिकित्सा नास्ति निष्फला, निष्फल नहीं रहती है। पिछले ही 2 महीने पहले हमारे एक पेशेंट आ गया था, उसने मुझे ऑफ़र किया था सर मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कुछ। मैंने कहा हम तो डोनेशन नहीं लेते हैं क्योंकि अलग इमेज बनती है हमारी, हम बहुत सस्ते डॉक्टर है, ऐसी हमारी इमेज है, तो हमें अभी इमेज बिगाड़नी नहीं है। नहीं तो हम 50,000 बोलेंगे तो भी पेशेंट दे देंगे 50,000 को। तो आपको जो भी डोनेट करना है, हम गाथा मंदिर देहू में सेवा देने के लिए जाते हैं, वहाँ आप डोनेट कीजिएगा। और उसने डोनेट किए, मुझे पता भी नहीं, मैं भी खुश था। तो हमारे गाथा मंदिर में जो गेट था वो बाहर से वो बंद हो चुका था क्योंकि फंडिंग नहीं था। तो वो गेट तो बन रहा था और बाकी का आगे का कॉरिडोर पूरा बनने की विधि शुरू हो गई। तो मैंने कहा क्या हो गया, ये तो इतने साल से बंद था। बोले सर आपके ही पेशेंट ने डोनेट किए ना। तो भाई कितने किए? तो उसने 11 लाख डोनेट किए। मैंने भाई मैं हाँ बोलता तो मुझे आ जाते। तो ऐसी बात है, लेकिन हम देते नहीं। चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा निष्फल रहती है ऐसा कहते हैं लोग। फल तो कहीं ना कहीं से हमें मिलते ही है। कभी कीर्ति होती है, कभी यश होता है, कभी धन मिलता है, कभी हमें साधना होती है, कभी हमारा ध्यान होता है, कभी ब्लेसिंग्स मिलती है, कभी अननोन तरीके से अलग अलग मिलता है। तो कभी भी सीखने के लिए कोई भी आ सकता है। हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा ग्रुप इतने बड़े हैं, ये सारे इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं। मोर देन 500 डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुचिता भी हमारे पास आके चली गई, इसको भी आफ्तान करती है ये। तो बहुत सारे लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि न मम एतत्, मेरा कुछ नहीं है, ये आयुर्वेद का है, हमारे गुरुजनों का है। तो हम छुपाते कुछ नहीं है। आयुर्वेद अभी तक छुपाने से ही लुप्त हो रहा है। हमारे पास क्या चीज़ थी, मीन्स ये जो लोहे की दीवारें हैं ये सोने की हो सकती थी। हमारे पास कीमियागिरी थी, लोहे से सोना बनाने का। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन था। और मैं अभी बात कर रहा तो 2 ही कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, 3 ही कॉलेज है। तो ये सोने का बनाने की चिकित्सा थी हमारी। अगर वो सक्सेसफुल रहती तो ये कैमरामैन सोने की स्टैंड पे कैमरा रखता था। वो दिन आ सकते थे, लेकिन क्या है, जब तक वो लुप्त नहीं होता तब तक महत्व नहीं बढ़ता, ऐसा है। वैसे ही विद्याकर्मा अग्निकर्म इतना लुप्त था
महाराष्ट्र नहीं, इंडिया का ऐसा एक प्रांत नहीं है जहाँ पे हम विश्वकर्मा के लिए गए नहीं हैं। जब भी जाते हैं कम से कम 2000-3000 स्टूडेंट रहते हैं, और 2 भी रहते हैं तो भी मैं जाता हूँ, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं फैलाएंगे तो कौन करेगा। आप में से 1-2 भी ये करना चालू कर दिए, थोड़ा सा मोटिवेट हो गए और प्रैक्टिस करने को बैठ गए, आपके जितने पेशेंट ठीक हो जाएंगे, जितनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी उसना उसका कट हमें आता ही है। तो वो करते रहना है, और कुछ भी लगे तो हम हैं ही, और सर जैसे लोग हैं जो हमने बुलाया है, इतनी दूर से हम आए हैं और इतने अच्छे इन्वायरमेंट में ऐसा लगा, मैं यहाँ पे आने के बाद मेरी तो 2 साल से आयु बढ़ गई है। तो इसके लिए सर को धन्यवाद।